तो क्या क्लास बताई गई आज आपको? और मोटिवेशनल क्लास। मोटिवेशन की ज़रूरत है आप लोगों को, इतना अच्छा तो पढ़ रहे हैं आप लोग। तो पहले मोटिवेशन पे बात करें या मेंस आंसर राइटिंग पे बात करें? पहले मोटिवेशन पे करेंगे तभी तो मेंस आंसर राइटिंग कर पाएंगे, है ना? ठीक है भाई, पहले मोटिवेशन पे करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अच्छा, सारे नए बच्चे दिख रहे हैं मुझे, पुराने वाले कहाँ गए सारे? अनुराग और वो सब थे ना? अच्छा, आप लोग हैं तो सही। आप नए हैं, आप शायद डेमो में आए थे ना? हाँ, आप सभी लोग हो। तो आज ऑफलाइन कम आ रहे हैं क्या? चलिए, तो सबसे पहले भाई मोटिवेशन ही कर लेते हैं हम, क्यों यहीं से सब कुछ शुरू होता है, यहीं से सब कुछ समाप्त भी हो जाता है। हैं सर? चलिए, वेरी गुड। किस टाइप का मोटिवेशन बताऊं? जनरल पर्सपेक्ट में बताऊं या जुडिशरी के रिगार्डिंग बताऊं? जुडिशरी के रिगार्डिंग बताएं, ठीक है। जनरल पर्सपेक्ट से शुरुआत करते हैं, फिर हम जुडिशरी के रिगार्डिंग आएंगे, ठीक है। मोटिवेशन जो वर्ड आपको दिख रहा है बोर्ड पे, इसका मतलब कुछ तो समझते होंगे आप, क्या होता है? जो भी समझते हैं आप बताइए। इसको देखने भर से माइंड में क्या थॉट आ रही है? लग जाना चाहिए, ठीक है। आपको क्या लगता है मोटिवेशन क्या होता है? कुछ तो बताइए। आप एडवोकेट कम जज, एडवोकेट तो हैं आप, एंड गोइंग टू बी अ जज, और जज बनने जा रहे हैं। अच्छा, एडवोकेट हैं कि नहीं आप लोग? कौन कौन एडवोकेट है और कौन कौन लॉयर है? एडवोकेट और लॉयर में डिफरेंस पता है ना? पता है ना? ठीक है, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता। चलिए, मन में किसी काम को लेकर उत्साह बढ़ाना, ये होता है, ऐसा इनका कहना है। अच्छी बात है। देखिए, मोटिवेशन एक वो कारक है, वो कारण है जो कोई भी काम करने के लिए आपके अंदर एनर्जी लाता है, ठीक है। जब तक मोटिवेशन नहीं होगा आप कोई भी काम करेंगे नहीं। स्पेसिफिकली हम बात करें पॉजिटिव सेंस में और इवन नेगेटिव सेंस में भी, लेकिन वह डिफरेंस इतना है कि नेगेटिव सेंस में मोटिवेशन को मोटिवेशन नहीं कहेंगे, नहीं तो अपराध हो जाएगा। क्या कहेंगे उसको? मेंस रिया होता है ना, दुराशय, बुरा आशय। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक तत्व तो है, कारक तो है, तभी तो आप काम कर रहे हो ना, अपराध। लेकिन वही जब पॉजिटिव सेंस में हम यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मोटिवेशन। यानी कोई भी ऐसा कारक, कोई भी ऐसा कारण जो हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, हम कर पाए कुछ, अंदर से एनर्जी देता है हमको, ठीक है। मोटिवेशन मीन्स, हाँ, जो आग अपने अंदर से किसी चीज के लिए हो। वाह, कितने अच्छे वर्ड यूज किए, आग, वेरी गुड, अच्छा वर्ड है, आग होनी चाहिए, सही बात है, आग होनी चाहिए किसी भी चीज को करने के लिए। अच्छा, मोटिवेशन ना दो टाइप के होते हैं जहां तक मैं समझता हूं। एक होता है आपका एक्सटर्नल और एक होता है आपका इंटरनल, ठीक है। दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, एक एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। यहां पे किसी ने लिखा है सर बाहर से मोटिवेशन जो आता है वो थोड़ी देर के लिए होगा। 100% मैं इस बात से एग्री करता हूं मनीष मौर्य जी, आपकी बिल्कुल सही बात है। मोटिवेशन दो टाइप का होता है। अब एक्सटर्नल मोटिवेशन कौन सा होता है? जो मैं आपको दे रहा हूं, जो संदीप माहेश्वरी जी आपको देते हैं, जो सोनू शर्मा जी आपको देते हैं, ठीक है। ये सब मोटिवेशनल स्पीकर है ना, मोटिवेशन देते हैं ना। मनीषा सर, मनीष नहीं, ओह सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा जल्दी, मनीषा मौर्य जी, ओके ओके ओके, मैंने मनीष पढ़ लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन वो होता है जो आपको किन्हीं बाहरी तत्वों से मिलता है। उसके लिए आप ढेर सारे वीडियोज स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस देखते हैं। आपने देखा एक विकास दिव्यकीर्ति सर का, सोनू शर्मा का या संदीप माहेश्वर का एक वीडियो देखा, या आपको पता है मूवीज से भी मोटिवेशन आता है। अभी आप एक बाहुबली 2 देखे आओ, मतलब एक सिंगल फ्रेम का लड़का, बिल्कुल ऐसा लगेगा बाहर कोई भी मिल जाए मैं उसको उठा के ऐसा फेंकूंगा ना, बोलो इतनी एनर्जेटिक होकर निकलेंगे ना मूवी वहां से, हॉल से, लगेगा बस क्या कर दूंगा मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक मूवी आई थी ना हनुमान, वो उसमें शक्ति आ जाती है, मोटिवेशन ही से तो आती है, ठीक है। उस मूवी का मतलब क्या था? कहीं ना कहीं आपको एक
डायरेक्टली कहीं इसमें भगवान दिखाई नहीं गए थे। क्या बताया गया था कि एक शक्ति है जो उसको अंदर से प्रेरित करती है और वो शक्ति उसको शक्ति दे देती है। तो ये बात हकीकत है कि मोटिवेशन आपको शक्ति देता है, ठीक है। अब ये शक्ति जो है डिपेंड करती है कि मोटिवेशन आपके आप पास जो आया वो एक्सटर्नल था या इंटरनल था। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो कि स्पीकर लोग देते हैं, ऐसा नहीं कि यूजलेस है, बट फॉर टाइम बीइंग रहता है। क्या रहता है? फॉर टाइम बीइंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, बाहुबली देख ली तो तुम शक्तिमान फील करने लगते हो अपने आप को, ठीक है। वहीं पे अगर आपने कोई सैड मूवी देख ली तो ऐसे निराश होकर नहीं। कुछ लोग तो वहीं पॉपकॉर्न के साथ पूछे जा रहे हैं आंसू, पॉपकॉर्न चल रहा है लेकिन पूछे जा रहे हैं आंसू। इतने होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत सैडी हो जाते हैं, एकदम सेंटी होके वहीं पे रोने लग गए हैं। क्या हो गया? स्वरा मर गई। पता चले दूसरे दिन स्वरा तो फिर से जिंदा होके आ गई, आंसू बेकार गए ना। वो सब चीजें क्या है, आपको तात्कालिक तौर पे प्रभावित करती हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मोटिवेशन ये भी काम करता है, लेकिन कुछ हद तक। जो मोटिवेशन आपको सफलता की ओर ले जाएगा, जो मोटिवेशन आपने जो भी अपने लाइफ में गोल सेट किए, जुडिशरी है, आईएएस है, यूपी, कुछ भी जो भी आपने गोल सेट किए हैं, वो यहां ये चीज जब आपके अंदर होगी ना, तब आपको वो सक्सेस दिलाएगा। अब इंटरनल मोटिवेशन सर आएगा कैसे? घूमर मूवी देख लो, सब मोटिवेशन चाहिए तो, बट इंटरनली मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। घूमर मूवी क्या है मुझे नहीं पता। तो इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। अब इंटरनल मोटिवेशन कैसे आता है? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में देखे हैं। मैं करीब 5 से 6 साल मुझे पढ़ाते हुए गए, उस ड्यूरेशन में मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, वो उल्टा मोटिवेटर को मोटिवेट कर दें। होते हैं ऐसे, लेकिन ऐसे होते बहुत कम है, बहुत कम होते हैं। बाकी को क्या चाहिए? प्रेशर। आपने घर में देखा होगा, 2 भाई हैं, ठीक है। एक भाई तो सुबह 6 बजे अपने आप उठ के एकदम मॉर्निंग वॉक पे गया, जॉगिंग वॉगिंग कर रहा है, बढ़िया नहा धो के पढ़ने बैठ गया। और दूसरे को 9 बजे लाते पढ़ रही, तब भी नहीं उठ रहा है, कह रहा है कि हाँ अभी 5 मिनट और सो लेने दो। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड है। अच्छा, दूसरा पहलू इसका ये भी है कि क्या वो 9 बजे उठने वाला व्यक्ति कभी फ्यूचर में कुछ कर नहीं सकता? क्या कर सकता है? देखो, ये दिनचर्या जो है ये एक अलग पार्ट है, इसको कभी भी से कनेक्ट मत। इस दिनचर्या पर भी मैं बात करूंगा, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। सर 18 घंटे से नीचे पढ़ते हैं तो सिलेक्शन नहीं होता, मैंने ऐसा सुना है। सुना है क्या आप लोगों ने? आईएएस बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। उस पर भी बात करेंगे हम। तो पहले मोटिवेट तो हो जाए तब तो बात करें। तो मोटिवेशन जो है इंटरनल होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो सर ये फालतू पे जो वीडियोस जो हैं, जो आप जो दे रहे हो, हम क्यों बैठे हैं यहाँ, ये भी जरूरी है। लेकिन इस मोटिवेशन से ये मोटिवेशन आना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, कुछ तो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, बाय बर्थ इतने एक्टिव होते हैं, जैसे जैसे ग्रो अप होते हैं ना, चीजें माइंडसेट ऑटोमेटिक प्रिपेयर करते चले जाते हैं, भाई मुझे ये करना है। और ऐसे कुछ स्टूडेंट को मैं भी जानता हूं, मैंने पढ़ाए हुए हैं सेल्फ मोटिवेटेड, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन और कहां से आता है? अच्छा, मोटिवेशन और कहां से आता है? कुछ लोगों को मोटिवेशन आने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोगों को मोटिवेशन अपनी फैमिली कंडीशन देख के आता है, ठीक है। आर्थिक कंडीशन उन्होंने देखी अपने माँ बाप की, कि हमारे मदर फादर ने पूरी जिंदगी भर संघर्ष किया है, तब जाके हमें इस लेवल पर लेके आ पाए, पढ़ा लिखा पाए, ठीक है। ये लोग वो नहीं समझेंगे जो चांदी की चम्मच लेके पैदा होते हैं, जैसे कि वो मोटा भाई, अभी शादी हुई है उनकी। अब वो क्या समझेंगे क्या संघर्ष होता है? दादाजी ने इतना माहौल बना दिया था कि जरूरत ही नहीं है, अगली 7 पीढ़ी बैठ जाए काम ना करें तब भी उनका A1 लाइफ है, कोई नहीं, कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना। लेकिन वो भी नहीं बैठते, क्योंकि अर्थ जो है ना, वेल्थ जो है ना, कभी किसी एक की नहीं रही। आप रुक जाओ वो भी रुक जाएगी, एक समय बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए तो मैं कह रहा था, मोटिवेशन जो आता है कई तरीके से आता है। कुछ लोगों को आ जाता है, कुछ बच्चों को आ जाता है अपने घर की स्थिति देख करके, मेरे घर में ये कंडीशन है, ठीक है। दूसरे टाइप के बच्चों को मोटिवेशन कहां से आता है? वेल साउंड फैमिली है, इकोनॉमिक कोई इशू नहीं है, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन घर में उनके कोई व्यक्ति किसी उच्च पद पर पहुंच गया, ठीक है। किसी, फॉर एग्जाम्पल आप जुडिशरी में हैं, तो आप में से मे भी
कुछ एक की फैमिली लॉ बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं रिलेट करती होंगी, कुछ के फादर या ब्रदर या अंकल अच्छे एडवोकेट्स होंगे, कुछ के ब्रदर फादर या फ्रेंड्स जज होंगे। है कि नहीं ऐसा? आप लोगों की फैमिली में से है कोई लॉ बैकग्राउंड से? फर्स्ट जनरेशन आप? फादर मामा हैं आपके? अच्छा, मेरी फैमिली में सब लॉ वाले ही हैं, सारे लॉ वाले। तो मुझे इस वाले से आया था, ठीक है। सत्य की जीत। हम्म उससे आप मोटिवेट हो गए। देखिए बहुत अच्छा उदाहरण बताया इनने, एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि इन्होंने बच्चों ने एक सीरियल देखा था सत्य की जीत, इसमें किसी लड़की की किसी महिला की स्टोरी थी, उसको देख करके ये मोटिवेशन हो गए, मोटिवेट हो गए। तो क्या समझ में आया कि मोटिवेशन कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। एक रिक्शे वाला रिक्शा खींच के जा रहा, अभी मैं आ रहा था एक दिन, तो वो बोलता है, बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं, आपने देखा होगा, दूर दूर तक कोई नहीं है लॉ वाला। कोई बात नहीं, आप हो जाओगे, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है ना। आशु जी, मनीषा जी, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, ठीक है। और कभी भी हार से मत डरना, या ये मत सोचना कि हार गए तो क्या होगा। एक लाइन सुनी होगी ना आप, अच्छी सी सुनिए, क्या? कौन सी? क्यों डरें कि क्या होगा, क्यों डरें कि क्या होगा, कुछ ना सही तजुर्बा तो होगा, और तजुर्बा हमेशा काम आता है ना, हर जगह काम आता है। मैं आज आपको पढ़ा पा रहा हूं यहां खड़े होके, क्यों पढ़ा पा रहा हूं, या कोई भी टीचर यहां पढ़ा पा रहे हैं, क्यों पढ़ा पा रहे हैं? हम में से किसी ने इसीलिए ये सारे एक्ट नहीं पढ़े थे कि कल हम बच्चों को पढ़ाएंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, हमने आईपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, एसआरए या कॉन्स्टिट्यूशन ये हमने इसीलिए नहीं पढ़े थे कि हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, कोई अगर कहे तो वो झूठ बोलता है। क्यों पढ़े थे? बनना चाह रहे थे हम भी, ठीक है। क्या बनना चाह रहे थे? जज। लेकिन अगर 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 100 के 100 जज बन जाएंगे क्या? कड़वा है लेकिन सच है ना, नहीं बन सकते ना। तो क्या मुझे ये बताओ, लेकिन जिन बच्चों ने ये 10 साल 5 साल जो भी अपना जीवन का समय दिया इन किताबों में, आईपीसी को 20 बार 50 बार पढ़ा, तो ये नॉलेज कहीं बेकार जाएगी? मेरे एक मित्र ने मुझसे एक बात कही थी, मैं आपको भी बता देता हूं, ये आपको हमेशा लॉन्ग लास्टिंग मोटिवेट करता रहेगा। आई थिंक वी ऑल आर हिंदू, कोई बात हिंदू नहीं है तब भी, एक फॉर एग्जाम्पल, 2 गॉडेस हैं हमारी, माताएं हैं जिनको हम पूजन करते हैं। एक लक्ष्मी देवी, मां लक्ष्मी, और मां सरस्वती, ठीक है। दोनों, लक्ष्मी मतलब पूजा करते हैं ना, नोट की गड्डी वड्डी रखे दिवाली वाले दिन, और मां सरस्वती की पूजा किस दिन करते हैं हम? किस दिन करते हैं? जिस दिन वो पीले पीले कपड़े पहनते हैं, बसंत पंचमी करते हैं। यानी कि धन की, अर्थ की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती। तो मेरे एक मित्र ने मुझसे एक बात कही थी, जब मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा था, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, इंटरव्यू तक जा रहा था बार बार, बट फाइनली कहीं एक नंबर आधा नंबर से रुक रहा था। तो मुझसे उसने एक बात कही थी, और वही बात है, शायद उस बात को लेकर चल रहा हूं, इसलिए फिर मैं इस लाइन में आ पाया, और एज अ ट्यूटर, एज अ फैकल्टी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसने एक बात कही थी कि मां लक्ष्मी एक बार अपना कर्ज अधूरा छोड़ सकती है, लक्ष्मी अपना कर्ज अधूरा छोड़ सकती है, लेकिन मां सरस्वती कभी भी अपना कर्ज अधूरा नहीं छोड़ती। इसका मतलब समझे? आपने किसी से लोन ले लिया, हो सकता है आप, सॉरी आप नहीं, एनीवन एल्स, किसी ने किसी से लोन लिया, ठीक है, 10 लाख रुपए का, मे बी वो चुका ना पाया, ठीक है, या आपने किसी को दिया, वो आपको ना चुका पाया, और आपकी या सामने वाले की मृत्यु हो गई, तो वो ड्यू था ना लक्ष्मी का, वो उसके साथ ही चला गया। लेकिन सरस्वती मां का ऐसा कहते हैं कि वो अपना कर्ज कभी अधूरा नहीं छोड़ती। कैसे? आपने किताबों को समय दिया, आपने बुक्स को अपना एक जीवन का एक विभिन्न जो महत्वपूर्ण जो पार्ट है, क्योंकि आपका ये कौन सा कार्यकाल है? यंग एज है। ये जो हमारा जो जवानी का जो काल है, जो यंग एज है, इसी में सब कुछ करना है हमको। अगर मौज मस्ती करनी है तो भी इसी में करनी है, फ्यूचर बनाना है तो भी इसी में करनी है। कुछ लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं,
ठीक है, घूम रहे हैं इधर उधर, और उसी के इतर आप लोग क्या कर रहे हैं, किताबों में अपना समय दे रहे हैं। ठीक है, आपने किताबों में समय दिया, इट मींस आपने कर्ज चढ़ा दिया, किसके ऊपर, सरस्वती के ऊपर। और ये कड़वा है, बहुत सच है, ये प्रैक्टिकली मैंने फील किया है कि आपके इस दुनिया से अलविदा कहने से पहले, किसी के भी, ठीक, कड़वा है लेकिन सच है, आप ऐसे मतलब सर क्या बार बार अलविदा करवा रहे हो, जो आया है वो जाएगा, जानते हैं सब, ठीक है, मैं भी जाऊंगा। तो आपके जाने से पहले ना जो सरस्वती मां है ना, आपको रिटर्न बैक देगी। तरीके बदल सकते हैं, फॉर्म बदल सकता है, मे बी यू आर जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी, हो सकता है आप एक अच्छे एडवोकेट बन के उभरें फ्यूचर में, हो सकता है एक अच्छी फैकल्टी, अच्छे एजुकेटर बन के उभरें फ्यूचर में, कहीं किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएं, फ्यूचर में किसी पता चले आप एनएलयू के डीन बने बैठे हुए हैं। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कई ऐसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट जज बनने का, राम जेठमलानी जी का नाम सुना है सबने, वन ऑफ द फेमस, मतलब बहुत बड़े एडवोकेट थे, मतलब मिनटों की एडवाइस की लाखों फीस थी उनकी। ठीक है, आपको लगता है कभी उनको सुप्रीम कोर्ट जज बनने का ऑफर नहीं आया होगा? आया था। मैं एमपी हाई कोर्ट में एज अ लॉ रिसर्चर था, 22 में 2 साल में वहाँ था, एमपी हाई कोर्ट बेंचियाट इंदौर में। तो वहाँ कुछ एडवोकेट से मेरा वास्ता पड़ा, तो वहाँ मुझे पता चला वहाँ 2 से 3 एडवोकेट ऐसे थे, सीनियर एडवोकेट, जो हाई कोर्ट जज की पोस्ट से इस्तीफा देकर, रिजाइन देकर वकालत कर रहे थे। तो अगर सिर्फ जज ही एक प्रोफेशन है जो हमारे भविष्य को चमका सकता है, तो फिर उन व्यक्तियों ने ऐसा क्यों किया? राम जेठमलानी जी ने सुप्रीम कोर्ट का ऑफर क्यों नहीं लिया, और वो व्यक्ति ने क्यों रिजाइन देके वहां पर वो कर रहा था प्रैक्टिस? बताइए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किताबों को समय दिया है, आपको रिटर्न बैक मिलेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। सरस्वती अपना कर्ज वापस देकर ही आपको जाने देगी, उससे पहले आपको रिटर्न बैक मिल जाएगा। आया समझ? ठीक है, तो मोटिवेशन पे आ जाते हैं वापस। इंटरनल होना चाहिए। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हमारे सामने आए, जैसा कि आपने बताया, एक सीरियल देखा, आपको उससे मोटिवेशन मिल गया। फैमिली कंडीशन को देखकर भी मोटिवेशन आ सकता है। आपके नियर बाई कोई भी व्यक्ति किसी उच्च पद पर आसीन हो गया है, जुडिशरी में या किसी पद पे, उसे देखकर भी मोटिवेशन आता है। और एक वो मूवी देखी क्या आप लोगों ने? कौन सी थी? हमारी शादी में जरूर आना जी। देखिए क्या, वो भी टाइप ऑफ मोटिवेशन है। हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना? क्या था वो भी मोटिवेशन था। क्या हुआ था? मंडप से चली गई थी। क्यों? क्योंकि वो एक क्लर्क था और वो एसडीएम बन गई थी। एसडीएम बन गई थी, तो उसने क्या, सहरा वहरा हटाया, हो गया क्लर्क, अब होगी पढ़ाई। ठीक है, बहुत फेमस रहा उसका ये गाना। हाँ, बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुआ था। लेकिन कहते ना ये, अच्छा ये पता है, ये आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ मूवीज में है, ये रियल में भी हुआ है। कुछ समय की पुरानी न्यूज, आई थिंक 5 से 6 साल पुरानी है, शायद आप लोगों ने इतना ध्यान ना दिया हो। एक रियल स्टोरी आई थी, ऐसी ही स्टोरी आई थी। ठीक है, मेरे एक मित्र के मित्र हैं, दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, उनसे आई थिंक 3 साल पहले मैं मिला था। आज मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं। ठीक है, वो उनकी जो भी मतलब जो गर्लफ्रेंड वगैरह थी, वो एसडीएम बन गई थी। उनको वो मोटिवेशन दे रही थी पढ़ने के लिए। दिल्ली में रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ था सिलेक्शन, इंटरव्यू तक गए थे 2-3 बार, लेकिन मोटिवेशन वहां से मिल रहा था उनको। तो मोटिवेशन कहीं से भी मिल सकता है, ये आपको समझ। लेकिन मोटिवेशन काम ये वाला करता है, ये नहीं करता। ये बहुत कड़वा सच मनीषा जी ने बहुत पहले बोल दिया था। ये वाला मोटिवेशन काम करता है फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय विशेष के लिए। ठीक है, घर गए, मूवी देखी, बाहुबली वाली फीलिंग आ रही थी, नीचे उतरे, घर पे पहुंचे, पापा ने एक काम किया, चलो मार्केट से जाके सब्जी ले आओ। बाहुबली सब्जी लेके जा रहे हैं। हाँ भाई, टमाटर क्या भाव? बाहुबली तब मैं तो थोड़ी देर पहले, भाड़ में गया मोटिवेशन, भाड़ में गया बाहुबली। होता है कि नहीं होता है? मोटिवेशन खत्म। लेकिन जब अंदर से आएगा ना, वो मोटिवेशन कभी जाएगा नहीं। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि मोटिवेशन अंदर से पैदा करिए। ठीक है, यहां मैं 2-4 लाइनें चिपका दूंगा, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, क्या करना है?
अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, ठीक है। इंटरनली मोटिवेट करिए और वो कोई और नहीं कर सकता आपको। हम लोग आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर एक है। देखो आप लोग यहाँ बैठे हो ना, फीस दिए, आप लोग बैठे हो, रेगुलर अपना टाइम यहाँ पे यूज कर रहे हो, दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड तो हो, एक माइंडसेट तो बनाया। जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहे हैं उनसे हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जो व्यक्ति एलएलबी करके एकदम, कुछ लोग तो एलएलबी सिर्फ इसलिए करते हैं कि नेता बनना है, पता है आपको, पता है आपको ये चीज। एलएलबी सिर्फ इसीलिए करें, भाई क्यों करने, अरे यार मैं राजनीति में जाऊंगा, तो एलएलबी क्या जरूरत है, डिग्री तो लगती नहीं है राजनीति के लिए, आठवीं पास भी बन जाते हैं। नहीं नहीं, मैंने देखा है उच्च पद पे विरासीन जितने भी मंत्री हैं अधिकतर एलएलबी बैकग्राउंड से। हकीकत भी है, नॉलेज हो जाती है, हकीकत भी है ये, क्योंकि एलएलबी कहीं ना कहीं राजनीति भी आपको सिखाती ही है, ये भी सही बात है। बस घूमते थे, उनका काम ही नेतागिरी करना है। वही वही मैं कह रहा हूं। तो कुछ लोग तो उसके लिए नेता बनते हैं, तो मतलब उससे तो हम बेटर है ना, हम तो बहुत आगे हैं। हम एटलीस्ट एक अच्छे संस्थान से जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं और एक गोल सेट किया है हमने। अब मैंने एक वर्ड यूज किया, गोल। ये क्या होता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लक्ष्य बोलते हैं ना। क्या होता है लक्ष्य, ये गोल जो है ना, ये लक्ष्य जो है, कोई कोई इसलिए करते हैं कि उन पर बहुत मुकदमे हैं खुद ही निपटा लेंगे, एडवोकेट की फीस बच जाएगी, ठीक है। तो गोल जो है ना, गोल भी दो टाइप के होते हैं। आपके जो लक्ष्य हैं हमेशा दो टाइप के सेट करिएगा। एक होता है लॉन्ग लास्टिंग गोल। आप लोगों का लॉन्ग लास्टिंग गोल क्या है, पता है आपको, क्या है? हाँ, संसद अच्छा ठीक है। आप लोगों का, हाँ, इतना क्यों सोच रहे हो, जुडिशरी तैयारी कर रहे हो, जज बनना, बोलो ना। लॉन्ग लास्टिंग गोल है आपका जज बनना। आप लोगों को कुछ और होगा इसलिए नहीं बोल रहे, ऐसा तो नहीं है, जज ही है, ठीक है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग गोल है, इसको हमेशा ये यहां पर रहेगा, ये उच्च दर्जे पे रहेगा, ये ऊपर बैठा रहेगा, ठीक है। और हम कहां खड़े हैं, हम यहां खड़े हैं ना, ठीक है। तो इस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ छोटे 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 गोल सेट करने पड़ेंगे, तब आप यहां आओगे, तब आप यहां पहुंचेंगे, ठीक है। अब ये छोटे गोल कौन से होते हैं, ये छोटे गोल कौन से होते हैं? छोटे गोल में इसमें आप छोटे छोटे टारगेट बनाओ। मैंने आईपीसी स्टार्ट किया है, मेरा टारगेट ये है कि विद इन 7 डेज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा 7 दिन के भीतर का गोल है, ये मेरा टारगेट है 7 दिन का। एक मेरा टारगेट है आज शाम तक का, सर की ये क्लास हो जाएगी, 4 बजे मैं यहां से फ्री होऊंगा या होंगी, तो घर जाके मैं खाना वाना खा के 6 बजे 3 से 9 मुझे बैठना है और ये पर्टिकुलर एक टॉपिक सर ने जो पढ़ाया है, उसके सारे डायमेंशन सर ने जो पढ़ाया है मुझे रिवाइज करना है, और मैं अपने से क्या और ऐड ऑन कर सकता हूं ये मुझे करना है, और 9 बजे से पहले करना है। तो छोटे छोटे गोल जब आपके अचीव होते जाएंगे, तो वो कहानी सुनिए ना, वो कौवा आता है मटके में, पत्थर डालता है, रोज डालता रहता है, एक समय बाद पानी ऊपर आ ही जाता है। तो ये वो छोटे छोटे पत्थर हैं जो आपको रोज डालने पड़ेंगे। सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा, सर आ तो रहे 3 घंटे कोचिंग, घर गए ये बैग पड़ा है, चल भाई निकाल बाइक, कौन सा मॉल चलना है, ये नहीं। क्या करना पड़ेगा आपको, ये छोटे छोटे जो गोल है ना, इनको फुलफिल डेली के डेली करना पड़ेगा। टारगेट सेट करो। देखो जीवन में टारगेट बहुत जरूरी है, बिना टारगेट के क्या होता है, बिना पतवार की नाव होती है। नाव जानते हैं, पतवार जानते हैं, क्या होती है पतवार? उसके ऊपर एक ऐसा कपड़ा टाइप का लगा रहता है, वो क्यों, डायरेक्शन देती है उसको। हवा से वो डायरेक्शन लेती है, किस डायरेक्शन ले जाता है उसको पतवार को सेट कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर पतवार नहीं लगी है तो कहां जाएगी नाव, इधर बहाव हो जाएगा इधर चली जाएगी, इधर बहाव हो जाएगा इधर चली जाएगी, पता नहीं कहां पहुंचेगी। तो बिना डायरेक्शन के, बिना टारगेट सेट किए हम लोग क्या हैं, बिना पतवार की एक नाव है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। मेन टारगेट हमारा ये है, उसके लिए हमको छोटे छोटे टारगेट सेट करने पड़ेंगे, तब हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। सर मैं गोल तो बनाती, गोल नहीं होता, पहले तो गोल होता है वो, बट टाइम शॉर्ट हो जाता है, इस पर कोई एडवाइस दें, टाइम शॉर्ट हो जाता है, कोई बात नहीं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। अच्छा, ये जो मैं आपको जो भी बता रहा हूं,
इस बीच में अगर आपके डाउट्स आते जाएं वो भी पूछिएगा, ठीक है। आज खुल के बात करते हैं, जो भी आ रहा है कुछ भी, गोल से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड। सर घर पे लड़ाई हो जाती, क्या करूं, कुछ भी, ठीक है। इनने पूछा है कि सर मैं गोल तो बनाती हूं लेकिन टाइम शॉर्ट हो जाता है, समय कम पड़ जाता है ना। तो क्या होगा आपको बताता हूं। हमेशा टाइम अगर शॉर्ट पड़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सही है क्या, सही कह रहा हूं क्या? अगर टाइम शॉर्ट पड़ रहा है इट मींस आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, और टाइम अगर बच रहा है तो आप भटक रहे हो। ये बात क्यों कही मैंने? सर जाकर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। हाँ, उसी को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं ना हम। तो क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कहा कि मुझे 4 घंटे पढ़ाई करनी है, 4 घंटे के लिए आपने 2 टॉपिक डिसाइड करे, किसी भी कानून के, किसी भी लॉ के, ठीक है। और 4 घंटे हो गए, और ईमानदारी से, ऐसा नहीं आपने चीटिंग करी, अपने साथ चीटिंग मत करना कभी भी, आपने ईमानदारी से ये 4 घंटे पढ़ाई भी करी है, जो टॉपिक थे वही की है, आपका टॉपिक खत्म हो गया 3 घंटे में। यस, 1 घंटा बचा है, अब मैं कुछ और करूंगा, घूमने जाता हूं। लेकिन आप बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे थे, 4 घंटे खत्म हो गए, अभी भी मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हो। मतलब उस टॉपिक को आपने इतनी गहनता से पढ़ा है कि जो टाइम सेट था, एक अप्रोक्सीमेट जो आपने डिसाइड किया था, डिसाइड कैसे किया था, क्योंकि आपने वो टॉपिक क्लास में पढ़ा था, सर को इतना टाइम लगा, मैं आधा घंटा 1 घंटा और एक्स्ट्रा दे दूंगा, चीजें और पढ़ लूंगा, 2 कमेंट्री बुक पढ़ लूंगा, ठीक है। तो यदि आपको टाइम अगर ज्यादा लग रहा है तो ये सही है, इसको टेंशन नहीं लेना। 3 सेशन करती हूँ डेली बट नहीं हो पाता सर, हमें नहीं आ रहा, कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? देखो, शुरू ऐसे किया जाता है, अगर आपका नया बैच है ना, तो फॉर एग्जांपल जो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है ना, पढ़ने का तरीका अभी से सेट करो। पहले तो टाइमिंग बनाओ। अच्छा, टाइमिंग की बात कर लेते हैं। विकास दिव्य कीर्ति जी को सभी जानते होंगे, उनकी एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि टाइम सेट कैसे करें सर, कितने घंटे पढ़ें सर, क्या करें। कुछ लोग कहते हैं कि सर 8 घंटे पढ़ना चाहिए या 18 घंटे पढ़ना चाहिए। बहुत एक सिंपल सा, बहुत ही इजी, मुझे नहीं लगता कि उससे सिंपल, उससे सुंदर और उससे सरल कोई फॉर्मूला हो सकता है टाइम मैनेजमेंट का। वो कहते हैं कि 24 घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24 घंटे। 8-8 करके 3 में डिवाइड करो। 8, डॉक्टर्स भी कहते हैं 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। 8 घंटे सो आराम से, तसल्ली से, बिना टेंशन लिए, पूरी नींद लो। 8 घंटे पढ़ाई करो, और बाकी के 8 घंटे में जो करना है करो, खाओ पियो, घूमो फिरो, दोस्तों के साथ जो करना है। और ये मुझे भी ऐसा लगता है पर्सनली कि ये जो 8 घंटे का समय है, मेरा ऐसा मानना है, ये मैक्सिमम है, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मत समझना, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये फंडा किसी भी बच्चे ने किसी भी एग्जाम के लिए 2 साल मैक्सिमम, 2 इयर्स मैक्सिमम अगर फॉलो कर लिया, देखो ये जो परसेंटेज है ना, ये डिसाइड होता है, ठीक है। 90% किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आपकी मेहनत काम करती है, आपका हार्ड वर्क काम करता है। 10% लक भी होता है। मेरा ऐसा मानना है। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर लक वक कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है होता है, ये काम करता है, ठीक है। अब कह रहे हो सर आप तो व्यक्तिगत दर्द बता रहे हो, हाँ कह सकते हो आप, लेकिन ये होता है। 10% लक फैक्टर काम करता है, लेकिन इस 10% के लिए कुछ कर सकते हो आप, कुछ कर सकते हो, कुछ स्टोन विस्टोन पहन लें, ऐसा कुछ नहीं होता। ईच एंड एवरीथिंग प्री प्लान्ड इन दिस वर्ल्ड। देखो टाइम ही भेज दिया किसी ने, 10 से 8 जिम, वाओ, और 10:30 से 12:30 क्या करते हैं आप? एविडेंस टीपीए। 1 से 3 बजे तक ये रिवीजन करते हैं, और 6 से 8 बजे तक फिर से। अरे जिम कितना करोगे भाई, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के क्या बॉडी बनानी है, अंडरटेकर बनना है? अरे जिम 1 घंटे बहुत है सुबह, जिम का टाइम कम करो, बाकी सब तो ठीक है। तो ये जो 90 पर, हाँ जी, अच्छा ये अगर अलग रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है
क्योंकि कोचिंग का 4 से 5 घंटे रहता है ना, इसको अलग रखो, कोई बात नहीं। कोचिंग जिस ड्यूरेशन में चल रही है इसको 6 घंटे कर लो, 5 भी कर लो। मैं कहता हूँ कोचिंग के बाद अगर 5 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, सफिशियंट है, इतना निकालना पड़ेगा। 4 कर लो, इससे नीचे मत करना, इससे नीचे एडजस्ट नहीं होगा, इससे नीचे एडजस्ट नहीं होगा। कोचिंग के अलावा मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम 4 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो। अच्छा, हिस्ट्री है, ठीक है ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये जो 10% है ये तो हमारे हाथ में है ही नहीं, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे एक सर कहते थे कि एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड इन दिस वर्ल्ड। मैं भी इसी बात को मानता हूं, ईच एंड एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड इन दिस वर्ल्ड, ईच एंड एवरीथिंग। हम लोग यहां बैठे हैं, हम लोग आज पढ़ रहे हैं, हम लोग आज मोटिवेशन क्लास ले रहे हैं, ये सब कुछ प्री प्लान था। कुछ लोग कहते हैं कि सर एक बात बताओ, एक व्यक्ति जाके ट्रेन के सामने लेट गया, कहता है मुझे सुसाइड कमिट करनी है, ठीक है, तो वो प्री प्लान कैसे हुआ? वो तो अपनी इच्छा से गया है ना। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसकी इच्छा कहां से आई? किसी ने तो बनाई। और आपने ऐसे कई केस सुने होंगे कि ट्रेन की पटरी पर लेटने के बाद भी जिंदा बच गए। एक आंटी का आया था, बीच में ट्रेन निकल गई पूरी, इतने सारे 50-60 डब्बों की, थोड़ी देर खड़ी हो गई आराम से। तो जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, सुना है ना। तो अगर नहीं है, वहां से फिक्स नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये फिक्स है तो इस पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ये 90% में अगर 10% भी कम रह गया तो दिक्कत हो जाएगी। ये प्री प्लान्ड है, यही बात आपकी बहुत सही है, काफी हद तक सही है कि ये प्री प्लान्ड है। लेकिन अब इसको आप ऐसे रिलेट करो कि ये प्री प्लान्ड है, सही बात है। आपने 12th किया, ठीक है सर, शादीशुदा लोग अपने आप मोटिवेट रहते हैं, तो क्या बोल दूं सबको शादी कर लें सब। हाँ ठीक है भाई, शादी वादी कर लो, फिर सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे, कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन पक्का। क्यों दुर्गा मिश्रा जी, ऐसा बोल दें क्या? अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात, जस्ट किडिंग, ठीक है, जस्ट किडिंग। तो मैं क्या कह रहा था, मैं भूल गया। हाँ, आपने बोला कि सर सही, ये भी तो प्री प्लान्ड होता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी प्री प्लान्ड होता है। लेकिन आप ये सोचो कि आपका माइंड मेकअप कर दिया गया है, तभी तो आप लॉ में गए, बात सही है, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। लेकिन प्री प्लान्ड माइंड भगवान आपका बना रहा है, ना, तभी तो LLB में किया। आप BE कर लेते, डॉक्टर कर लेते, जो कि हमारे जनरली एक समाज 2 ही चीजों को ज्यादा जानता है। एक समय था जज कोई बनना पसंद नहीं करता था, सबसे बड़ा कारण ये था 20-25 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी, ठीक है, फैसिलिटी ज्यादा थी नहीं, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे। उस जमाने में मेरे ताऊजी हैं, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं अभी, वो उनका सिलेक्शन बस इंटरव्यू से हो गया था, सीधा इंटरव्यू दिया, यू आर जज। क्यों? कंपटीशन बहुत कम था, बहुत। हाँ सॉरी, थोड़ा दूर से। बार काउंसिल से ले सकते हैं, क्या कहने, मैं अभी नहीं समझ पा रहा। अच्छा वो वाला, वो जज के लिए नहीं है, सिविल जज के लिए नहीं है, वो एडीजे और एडीजे में भी बार से होता है। लेकिन वो एडीजे में जो बार से होता है ना, वो रिकमेंडेशन पे नहीं होता, वो एग्जाम के थ्रू होता है। रिकमेंडेशन पे बार से जो होता है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज के लिए होता है। मैंने एक बार क्लास ली तो थी, आप लोगों ने देखी नहीं शायद, जब लिमिटेशन खत्म हुई थी, है ना, पूरी हायरार्की बताई थी मैंने, नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट जज तक किन किन तरीकों से बना जा सकता है, सब कुछ बताया था ना मैंने, कैसे एडीजे बन सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट जज डायरेक्ट बन सकते हैं, क्या एक प्रोफेसर सुप्रीम कोर्ट जज बन सकता है, सारी बातें की थी हमने, है ना। सेम हियर, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होती है, वो तो शादी करके बर्बाद हो गए, व्यक्तिगत पीड़ाएं आ रही हैं, ठीक है। तो क्लियर है 90%, क्योंकि माइंड मेकअप आपका ऑलरेडी भगवान ने बना दिया है ना। लेकिन भगवान सब कुछ करने तो आएगा नहीं भाई, मैं लिख देता हूं तुम्हारे हाथ पे, भगवान ने हमको क्या दिया है, इंद्रियां दी हैं, हर काम को करने के लिए एक इंद्रिय दी है ना, माइंड दिया, सोचने के लिए आंखें दी है, देखने के लिए माइंड दिया, याद करने के लिए हाथ दिए, लिखने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, इस रिलेटेड और कोई डाउट आप जो पूछना चाहें?
मोटिवेशन से रिलेटेड, सेल्फ प्रिपरेशन रिलेटेड। फिर मैं आऊंगा मेंस आंसर राइटिंग पे, प्री और मेंस की तैयारी, मतलब मेरे हिसाब से आपको कैसे करना चाहिए वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। क्या मुझे कम सुनाई दे रहा है? आप आगे आ जाओ, आ जाओ प्लीज, प्लीज यहां आ जाओ। हाँ अब बोलिए। निरंतरता के लिए, कंसिस्टेंसी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली है ने, ये बहुत अच्छी बात है। निरंतरता, वेरी गुड, ये नहीं होता है, ये बहुत अच्छा, बहुत प्यारा वर्ड आपने बोला है। कभी मूवी देखते रह जाते हैं, निरंतरता, वेरी गुड, बिल्कुल। मैं आपकी इस बात को रिलेट करता हूं, पहले इनका सवाल का जवाब देता हूं। सर रिसेंट सिविल जज की सैलरी कितनी है? ठीक है, तो रिसेंट सिविल जज की सैलरी है 1 लाख के अप्रॉक्स। अभी तक 80,000 के कुछ थी, अभी वो जो उनका कमीशन चल रहा था काफी समय से, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, तो अब इनकी 1 लाख के आसपास है। ये स्टेट टू स्टेट डिफर करती है, क्योंकि जो मूल वेतन होता है वो सब स्टेट का अलग होता है, लेकिन भत्ते जो होते हैं स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। तो कहीं 1,05,000, 1,10,000, कहीं 97, समझ, मतलब अराउंड 1 लाख के आसपास है। ठीक है, हाँ यूपी में देखो, यूपी में कह रहे हैं 1,40, तो वही मैं कह रहा हूँ यूपी में भत्ते ज्यादा हैं तो वहां पे बढ़ गई। तो मैं बात कर रहा था निरंतरता, आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो शुरुआत जो मैंने इस टॉपिक की करी थी, कहां से करी थी? मोटिवेशन। मोटिवेशन कौन सा? सेल्फ मोटिवेशन और इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, तो यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, यदि आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं, तो ये अपने आप आएगा, निरंतरता, जिसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं, भाई मेरा दोस्त जज बन गया है, मुझे भी बनना है, आज मेरी बात हुई है उससे, मेरे साथ भी होता है, मेरे बहुत सारे जो मतलब ऑलमोस्ट जज बन गए हैं, तो फोन आते रहते हैं। उस दिन ऐसा लगता है, पहले तो अफसोस होता है अरे मैं नहीं बन पाया फिर लगता है अरे नहीं अभी भी कुछ करना है। तो मोटिवेशन, मेरे कहने का मतलब यह कि निरंतरता तभी आएगी जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कंसिस्टेंसी जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आपके अंदर ना एक आग जली हुई है, जो अभी यूज किया था किसी ने वर्ड, वो आग बुझनी नहीं चाहिए। कब तक? सिलेक्शन तक। जब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप मन नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आज पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, तो आपको यह सोचना है क्यों। ये क्वेश्चन मार्क हमारे सामने हमें, जब भी आपका मन नहीं लगे ना, तो आपको ये सोचना, मन में ये लाना कि सीजे मुझे बनना है क्यों। ये क्यों का जो उत्तर होगा ना, इस क्यों का जो आंसर होगा, वही आपको सेल्फ मोटिवेट करेगा। कई बार डाउन जाता है, नो डाउट, मैं एग्री करता हूं, सबका जाता है, ऐसा नहीं, मेरा भी जाता है। कई बार लगता है कि एक दिन तो लगता है आज मैं बहुत पढ़ूंगा, पढ़ते भी हैं, लेकिन अगले दिन फिर डाउन चले जाते हैं, उतना मन नहीं करता पढ़ने का। कोशिश तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते, लेकिन मन नहीं लगता उतना। ठीक है, तो किसी विद्वान ने कहा है कि मन तो चंचल है। क्या है? चंचल है, इसको खींच के लाना पड़ता है। जब भी पढ़ो ना, आपकी स्टडी चेयर वहां आप बैठे हुए हैं, तो मन को खींच के लाओ कि भाई यहीं रहना है, यहीं रहना है। बगल वाला रूममेट कह रहा है अरे यार वो स्त्री 2 लगी है, देखने चलें क्या? लगी है ना अभी, स्त्री 2 देखने चलें क्या? आपका मन क्या कहेगा? क्योंकि मन तो चंचल है, चलो देखने चलते हैं, चलते। लेकिन आपको मन को खींच के लाना है, मुझे जज बनना है और क्यों बनना है। ये क्यों का जो आंसर होगा ना, वो आपको वहां बैठे रहने के लिए ताकत देगा, एनर्जी देगा अंदर से। ठीक है, कि मुझे इसके लिए करना है, मुझे मेरे पापा के लिए करना है, मुझे मेरे पापा का नाम रोशन करना है ना, या मुझे अपने घर की आर्थिक स्थितियां सुधारनी है। ठीक है, या सोसाइटी में मेरा बड़ी गंदी सी इमेज बन गई है मेरी सोसाइटी में, सबका कहना है उनका लड़का तो बेकार है, आवारा है, घूमता फिरता रहता है। तो उस इमेज को मुझे ऐसे बदलना है कि सब आके बोले अरे लड़का तो बहुत होशियार था। और सोसाइटी की इमेज तो आपको पता है बदलती रहती है कि नहीं बदलती रहती है। ये बहुत कड़वा है लेकिन सच है। आज जिस व्यक्ति के बारे में सोसाइटी ये कहेगी अरे पढ़ता लिखता है नहीं है, बेकार लड़का है, ठीक है, किसी मतलब का नहीं है, पढ़ता लिखता है नहीं है, वही कल जब सिलेक्शन हो जाएगा पता है क्या कहेंगे वही लोग, लड़का तो होशियार था, शुरू से ही था, हम तो हमेशा कहते थे वो तो बन ही जाएगा जज, तुरंत गिरगिट की तरह।
तो लोगों के कहने पे कभी अपने विचार मत बदलना, पहली बात तो ये है, ठीक है। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, है ना। अपने किताबों के प्रति प्रेम ज्यादा होना चाहिए या दूसरा जुनूनी आग, दोनों ही होना चाहिए, दोनों ही होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस देखो ये है कि यदि ज्यादा समय तक प्रेम टिक सकता है या जुनून टिक सकता है, किताबों के प्रति प्रेम या जुनून। मैं आपको बोला देखो दोनों चीजें ना इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आपके अंदर जुनूनी आग नहीं होगी, आपके अंदर जुनून नहीं होगा, तो किताबों के प्रति प्रेम होगा ही नहीं। होगा क्या आप बताओ। अच्छा कोई भी ऐसे बताए, मैं आप में से किसी को ही बोल रहा हूं भाई ऐसा है कि मैं तुमको सिविल जज की पोस्ट, मैं मेरे अंदर से पावर है नहीं, वैसे जस्ट हाइपोथिकेशन, ठीक है, कि मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको जज बना दूंगा, कल आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। आप में से कोई ऐसा है जो आज जाके आईपीसी या सीआरपीसी का बैरेक्ट पढ़ेगा? बताइए, पढ़ेगा? मैं ये कहूंगा कि कल आपको सुबह 8 बजे अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, आपकी यहां पोस्टिंग हो जाएगी एज अ जज। आज जाके आप कौन सा एक्ट पढ़ेंगे ये बता दो मुझे, बताओ, पढ़ोगे? खत्म हो गया ना किताबों के प्रति प्रेम, हो गया ना। तो किताबों के प्रति प्रेम क्यों है? क्योंकि ये किताब वो वाली नहीं है ना कि नोवेल पढ़ रहे हैं हम, वो एक अलग होता है। कुछ लोगों की रीडिंग हैबिट्स होती है, वो अच्छी बात है, इंग्लिश में स्पेशली नोवेल पढ़ा करो, आप अच्छे अच्छे नोवेल्स पढ़ा करो, ठीक है। लेकिन ये वाला जो प्रेम है ना, स्पेसिफिकली आप तो इसी की बात कर रहे हैं ना, जुडिशरी की किताब है ये, इसीलिए है, ये मतलबी प्रेम है, ये शेल्फिश प्रेम है कि नहीं? क्योंकि इसके जरिए हम कुछ लेना चाहते हैं किताबों से। तो किताबें नो डाउट सबसे अच्छी मित्र होती हैं हमारी। आपका अगर किसी किताब में मन लग रहा है ना पढ़ने में, तो आप एक दोस्त को मना कर दोगे मैं नहीं जाऊंगा घूमने, मेरा फोकस बन रहा है, ठीक है। तो दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। आपको आपका आंसर मिला कि नहीं मिला? मिल गया, ठीक है। हाँ, इधर से भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर जब मैं मथुरा में भी मेरी कंसेस बहुत थी, बट मुखर्जी नगर आकर पता नहीं क्या हो रहा है, और घर वालों ने क्लियर बोल दिया है जब तक जज ना बन जाओ। अरे ये तो समस्या हो गई, घर वालों ने मना कर दिया है कि जब तक बन ना जाओ मथुरा मत आ जाना। अरे हाँ कि जुनून तो जज के लिए, हाँ बिल्कुल सही बात है। बुक्स लव इसलिए होता है क्योंकि जुनून तो जज के लिए। बिहार में ये मेरी नॉलेज में तो नहीं, बिहार के लिए कंपलसरी हो गई है क्या 3 इयर्स की प्रैक्टिस? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है प्रिया जी, ऐसा तो नहीं है। ये जो कंपलसरी वाला सिस्टम है ना, ये तो एमपी में हुआ है। पता है कि एमपी में क्या हुआ है? नहीं पता आप लोगों को? अरे एमपी में तो भविष्य बर्बाद कर दिया बच्चों का। हाँ एमपी में, बिल्कुल एमपी में अब ये रूल कर दिया है, एक नए चीफ जस्टिस साहब आए थे, अब तो चले गए वो, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। अभी रूल आया एमपी में कि यदि आप जज बनना चाहते हैं, ठीक है, तो या तो आपको 3 साल का वकालत का अनुभव होना चाहिए, आपने प्रैक्टिस की हो कम से कम 30 साल, या फिर एलएलबी में आपकी 70% रही हो। 70% भी कैसी? बिना रुके टोके, बीच में कहीं भी बिना रोके, एटीकेटी आ गई ना आपके बीच में, यू आर आउट। सुसाइड किया है, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है इस मैटर की वजह से। वो इंटरव्यू दे रही थी, इंटरव्यू तक जा रही थी, बार बार एकदम से नहीं किया। मैं बता रहा हूं ये 70% कम कर दिया है ओबीसी के लिए, क्योंकि ये जो था ना एससी और एसटी के लिए आपका था 50%, ठीक है, और जनरल और ओबीसी के लिए था आपका 70%। तो ओबीसी वालों ने रिट फाइल की कि सर ये भी रिजर्वेशन का फायदा है तो हमको भी तो रिजर्वेशन मिलता है, और सही भी बात है, ओबीसी वालों को भी तो रिजर्वेशन मिलता है ना। तो उन्हें क्या कहा कि भाई ठीक है इनको भी दे देते हैं, तो इनको उठा के यहां रख दिया ओबीसी कैटेगरी को, ठीक है। तो अब एससी एसटी ओबीसी तीनों के लिए है, लेकिन जनरल के लिए अभी भी यही है 70%। और यदि आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप एमपी में जाएंगे, मतलब आप एमपी के नहीं हैं, स्टेट के नहीं हैं, तो आप तो जनरल में ही आओगे, कैटेगरी फिर मायने नहीं करती, क्यों? रिजर्वेशन तो स्टेट का विषय है, राज्य का विषय है ना। तो आपको आप में से कोई एमपी का है? कोई नहीं है, हाँ, तो आपको ये टारगेट लेके चलना है,
ठीक है 70%। लेकिन जज बनना टारगेट कर सकते हो आप। कौन सा? हाँ, आपने स्टेट बार में रजिस्टर करा लिया, फिर आपको किसी लोकल बार में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जैसे 30,000 कोर्ट है, आपने दिल्ली बार में रजिस्टर करा लिया, 30,000 कोर्ट में लोकल में रजिस्ट्रेशन करा लिया। फिर उसके बाद में क्या होता है, इसमें भी क्राइटेरिया है। जैसे उन्होंने क्या कहा, कम से कम 5 जजमेंट चाहिए। क्या कह दिया था कि 5। कहने का मतलब ये पहले ये चीज़ें चल जाती थी। हाँ, वकालतनामा मांगते हैं, वही बात कर रहे हैं हम। सर प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन के बाद से काउंट होगी या पहले से? रजिस्ट्रेशन के बाद से। अदर स्टार्ट, हाँ वकालतनामा। लेकिन अब वही तो बता रहा हूं, पहले क्या होता था 2 साल तक के लिए। हाँ 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 हाँ। अच्छा तभी करोगे ऐसा? तो यहाँ होगा, तो यहाँ होगा, एमपी में तो नहीं है, वहाँ तो हो जाता है। हाँ हो जाता, अलग स्टेट का अलग अलग रहता है, उन्होंने बना दिया वो। क्योंकि ये होता है ना, वही 2 साल तक आपने एग्जाम नहीं दिया तो आप अब एडवोकेट नहीं हो आप, है ना, तो बाहर हो जाते हो आप। इसलिए 2 साल में क्वालिफाई करना रहता है आपको, 4 ऑप्शंस मिलते हैं, 4 मौके मिलते हैं, है ना, 4-6 महीने में एग्जाम होता है। इसीलिए तो यहाँ स्टेट में होगा, लेकिन वहाँ एमपी में नहीं है। मैंने देखा काफ़ी स्टेट में ऐसा नहीं है, आप करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ना आपको एक, वही फिर परमानेंट हो जाता है। आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो अलग से थोड़ी मिलता है। आप अभी आप टेम्पररी रजिस्टर्ड हो गए फॉर 2 ईयर्स, उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई, तो वही आपको परमानेंट हो जाता है। जैसे जज होता है ना प्रोबेशन पीरियड पे। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जो रजिस्ट्रेशन जिस डेट से आपने करवाया उसी दिन से होगा, बशर्ते आपको ना बीच में वकालतनामा लगाते रहना पड़ेगा। और वकालतनामे में भी क्या है, पहले ये होता था कि बस क्या हुआ कि हम कहाँ रह रहे हैं, दिल्ली में, रजिस्ट्रेशन कहाँ है, बिहार में, हमारा एक मित्र है वकालत करता है, हम साइन करके भेज देते हैं वकालतनामा, हमारा एक्सपीरियंस चल रहा है, 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन अब ये नहीं चलता। अब कोर्ट क्या करते हैं, उनको पता है कोर्ट को कब ये होने लग गया है, इसीलिए वो क्या करते हैं, अब ना उनको वो चाहिए जजमेंट की कॉपी, जहां पे आपने वकालत की है और जजमेंट में आपका नाम लिखा है। इवन हालांकि उसने बाद में हटा दिया, इसमें तो यहां तक किया था एमपी में, उन्होंने ये कहा था कि जजमेंट या ऑर्डर में भी ऐसे जजमेंट ऑर्डर में नाम चाहिए जिसमें कोई सब्सटेंटिव हियरिंग हुई हो, आपने कुछ दस्तावेज पेश किए हो, कुछ सुनवाई की हो, कुछ बहस की हो। ऐसा नहीं कि आप गए सर सीनियर दूसरी कोर्ट में भेजिए, आगे की डेट दे दीजिए। जूनियर जनरल इसीलिए जाते हैं, सर डेट दे दीजिए, क्यों सर सीनियर की तबीयत खराब है। ये हियरिंग आपके नाम लिख जाएगा, क्योंकि डेट बढ़वाने कौन गया, आप गए, आपका नाम लिख जाएगा भाई ये अधिवक्ता उपस्थित काय के लिए, डेट बढ़वाने के लिए। लेकिन वो काउंट नहीं होगा, आपने कुछ सब्सटेंटिव किया हो उसमें, एज अ एडवोकेट कुछ तो बताया हो कोर्ट को, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया हो, थोड़ी बहुत बहस की हो, तो ये सब चीजें आप रहती थी। ठीक है, चलिए क्या मैंने क्वालिफाई किया है इस बार, यही कॉन्ग्रेचुलेशन आपको प्रिया गौतम जी। सर ये हर स्टेट में जरूरी हो गया वकालत? नहीं, हर स्टेट में नहीं है, सब स्टेट का अलग अलग है। मैंने किया है सर। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, आपने किया है। तो आई थिंक हम कुछ मोटिवेट हो गए हैं, थोड़े बहुत हो गए क्या? बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पता है ये बहुत ही मतलब मैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 ईयर वाला आपने कहा इनजस्टिस है स्टूडेंट्स के साथ, उनके साथ जो तैयारी कर रहे थे, नहीं देता, सही बात है। हाँ बस, अरे फोटोकॉपी अपने पैसे से कराता है बेचारा, पैसे भी नहीं देते उसको, ना तो कोई पैसा मिलता है। आप अच्छा एडवोकेसी में ऐसा नहीं कि हर स्टूडेंट एडवोकेसी करना नहीं चाहता, प्रैक्टिस करना नहीं चाहता, करना चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो व्यक्ति फैमिली से मतलब साउंड है, उसको पैसे की दिक्कत नहीं है, वो तो कर लेगा, ठीक है। लेकिन जिसको पैसे की जरूरत है वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके कंधों पे कुछ बोझ है, उसको पैसे चाहिए, उसको घर के खर्चे चलाने हैं, उसको खुद के खर्चे चलाने हैं। एडवोकेट पैसे देते नहीं है, कभी 100 पकड़ा दिए, कभी 50 पकड़ा दिए, उससे क्या होगा? इसलिए लोग एडवोकेसी को कम प्रेफर करते हैं, लॉ वाले। तो जुडिशरी कहते हैं 3 साल इसके पीछे पीछे घूमेंगे, इतने में तो जज बन जाएंगे, मेहनत कर ली तो, है ना। और बन भी जाते हैं। आप ये मत सोचना कि नहीं सर ऐसा तो होता ही नहीं, अरे सर अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हुए हैं। मैं लॉ रिसर्चर था हाईकोर्ट में, मेरे साथ ही था एक, ठीक है। पहली बार में उस बंदे का प्री मेंस इंटरव्यू, ग्वालियर में पोस्टेड है अभी, उसकी 23 या 24 साल की उम्र है मात्र। और सोचो आप 23-24 साल की उम्र में यदि बंदा जज बन गया
तो ये डैम श्योर है कि वो हाईकोर्ट जज बनेगा, प्रमोट हो होकर हाईकोर्ट जज बनेगा, ये पक्की बात है। वही आप 30+ में जाके अगर बनते हो तो आप डीजे से रिटायर्ड हो जाओगे, 34-35 में बने एडीजे से रिटायर हो जाओगे। ठीक है, एज का बहुत फर्क पड़ता है, आपकी रैंकिंग का बहुत फर्क पड़ता है। टॉप 10 में जो आए हैं उनका प्रमोशन पहले होता है, और जो जैसे फॉर एग्जांपल 200 वैकेंसी थी, जो ऊपर के 10 लोग हैं ना, या 10 क्या ऊपर वाले रैंक के, उनका प्रमोशन पहले होगा। और जो नीचे वाले हैं उनका पता चले, ये हुआ है, प्रैक्टिकली हुआ है, पता चले ऊपर जो व्यक्ति थे दूसरे तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर, वो उनका प्रमोशन होने के बाद, और नीचे 150 नंबर पर जो था ना, उसका प्रमोशन हो रहा है, वो क्लास 1 मजिस्ट्रेट बनना है 2 साल बाद, इसके बनने के 2 साल बाद। ये मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मेरे भैया हैं, ठीक है, कजिन है मेरे ताऊ जी के बेटे। 150 वैकेंसी थी, 2007 बैच के हैं वो, ठीक है, 150 वैकेंसी थी, तो उनका नंबर था 7वां, ठीक है, क्लास 1 मजिस्ट्रेट बन गए। और उसके 100+ बाल वाले जो थे सेम बैच के, वो उनके 2-2.5 साल बाद क्लास 1 मजिस्ट्रेट बने। तो ना कि सिलेक्शन लेने की सोचना है, समझ रहे ना, टॉपर्स। देखो टारगेट अगर बड़े सेट करोगे ना, ये टारगेट है कि मुझे जंप यहां पे लगानी है, ठीक है, लंबी कूद होती है ना, ऊंची कूद होती है, ये टारगेट है, मुझे यहां तक जाना है, एटलीस्ट यहां तो जाओगे। आपने टारगेट ही यहां बनाया तो यहीं रह जाओगे, तो टारगेट बड़े बनाओ, ठीक है। हाँ, प्रमोशन, प्रमोशन बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। एक रैंक मैंने आपको बता दे, ये काम करती है। एज, किस एज में आप बन गए थे, आपकी जजमेंट, आपका नेचर कैसा है, आपको जो काम चल रहा है उससे हाईकोर्ट सेटिस्फाइड है कि नहीं, पूरा एक पैनल होता है, पैनल सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये सारी चीजों को ओवरऑल देख करके फिर प्रमोशन होता है। किसी कुछ लोग ऐसे हैं जो जज बनने के पुराने जमाने में नॉलेज है नहीं है, ठीक है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, सीजेएम से रिटायर हो गए। क्यों हो गए, नॉलेज नहीं थी। पहले ये होता था, पुराने जमाने की बात है, मैं एक मिनट के ही पढ़ लूँ मैं जरा बीच में, मथुरा में, अच्छा इनका वो इनकी चर्चाएं छिड़ गई मथुरा कोर्ट की। बिल्कुल सही बात है, कोर्ट में थक जाते हैं। तो क्या होता था कि अब ना एक हाई कोर्ट, बाकी हाई कोर्ट का मुझे पता नहीं, एमपी हाई कोर्ट कराता है, क्या कराता है, एक एग्जाम कराता है, LCE, लिमिटेड कंपटीशन एग्जाम। ये क्या होता है, एडीजे के तौर पे अगर आपको प्रमोट करना है ना हाई कोर्ट को, एक लिस्ट आएगी, है ना, पूरी एक लिस्ट है। फॉर एग्जाम्पल उन्हें क्या, उनको लगता है कि सीनियरिटी ओवरऑल सब चीजों को देखते हुए ये 20 लोग ऐसे हैं जो प्रमोशन के लायक हैं। हाईकोर्ट को लग रहा है इनको प्रमोट किया जाना चाहिए, सीनियरिटी भी हो गई है, काम भी ठीक चल रहा है। तो पहले ये होता था कि इनकी एक उम्र हो गई, एक समय हो गया, उसके बाद इनको क्या करना है, प्रमोट होना ही है। अब कैसा कर दिया, अब उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम रखते हैं, LC टिक मार्क वाला, ठीक है, वो क्वालिफाई जो करेगा। अब कुछ ऐसे हैं जो उस इतना सिंपल सा एग्जाम आता है कि अभी मैं आप लोगों को दे दूं ना, आप लोग टिक मार करके दे दोगे, आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उसको भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो वो फिर यहीं से रिटायर हो जाते हैं। VRS दे दिया जाता है कुछ लोगों को, पता है क्या VRS जानते हो, VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम VRS दे देते हैं इच्छा से, ठीक है। VRS वैसे होता इंटरप्रिटेशन उसका अलग है। VRS का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट, हम खुद ले रहे हैं, एक समय बाद आप ले सकते हो, सब नहीं हो रही हमसे नौकरी, हमको रिटायरमेंट दे दो, हमारी पेंशन मान दो, ठीक है। कंपलसरी रिटायरमेंट कर देते हैं एक, हाँ कर सकता है। हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज के लिए कुछ बाउंडेशंस हैं, लोअर जुडिशरी वाले जजेस के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जज के लिए ये बाउंडेशन है, सुप्रीम कोर्ट जज नहीं कर सकता कहीं भी किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता, ना तो हाई कोर्ट में कर सकता है, ना सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकता। रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट जज जहां पर वो हाई कोर्ट जज रहा है वहां नहीं कर सकता, और उससे नीचे वाले कोर्ट में नहीं कर सकता, किसी दूसरे हाई कोर्ट में कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। और लोअर जुडिशरी वालों पे कोई बाउंडेशन नहीं है, वहां भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, उन पे कोई बाउंडेशन नहीं, ठीक है। सर हिंदी मीडियम में सिलेक्शन होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों की सिलेक्शन ज्यादा होती है हिंदी मीडियम के कंपैरिजन में। यस सर, मेरे ससुर जी ने ली है SBI बैंक की मैनेजर पोस्ट से। अच्छा, देखिए क्या होता है कि
मीडियम, अच्छा सवाल है कि सर मीडियम मायने करता है या नहीं करता, और करता है तो कितना करता है। तो मैं बोलूँगा करता है, ठीक है, करता है। हिंदी मीडियम वालों को, अच्छा सिलेक्शन नहीं होता ये तो सरासर गलत है। एक नहीं जितने नाम बोलो मैं उतने गिना दूंगा, ठीक है। कभी मौका पड़ा आपने कहा कि सर बात करवा दो, मैं बात भी करवा दूंगा सिलेक्टेड हिंदी मीडियम वाले जज से, ठीक है। तो होता है सिलेक्शन, तो होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन नो डाउट +1 में रहते हैं इंग्लिश वाले, थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा। कारण क्या है? कारण ये है कि पहली बात तो ये कि लॉ जो है ना बहुत ज्यादा अंडरस्टेबल है, किसमें? इंग्लिश में। गिना दो सर, मीडियम मायने नहीं करता, मोटिवेशन हो जाएंगे। रस्तों की रैंक अंकित रस्तों की 124 थी, हाँ ठीक है। तो नो डाउट थोड़ा सा तो प्लस पॉइंट उनको रहता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला कारण ये है कि जो लॉ है वो इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। इंग्लिश वाले ने एक लाइन लिखी, एक्सेप्टेंस, ऐसा वर्ड आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पढ़ा है? क्या है ये? हिंदी में क्या बोलोगे? और होता है, पता चले कहीं स्वीकृति लिखा है, कहीं चले प्रतिग्रहण लिखा है, मतलब एक ही है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट एक ही वर्ड लिखेगा, क्या? एक्सेप्टेंस। वो नहीं जानता स्वीकृति विकृति, ठीक है। ये डिफरेंस है, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, मतलब आपने कोई भी एग्जाम दिया होगा तो आप देखेंगे कि जो आपका पहला क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन जो लिखी रहती है ना एग्जाम के बारे में, वहां पे ये लिखा रहता है कि यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में से अगर उसमें क्या विरोधाभास है, हिंदी में कुछ लिखा है इंग्लिश में कुछ लिखा है, तो क्या लिखा रहता है? इंग्लिश को सही मानेंगे आप हिंदी मीडियम है तब भी इंग्लिश को सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि मेन जो कानून है हमारा, मेन जो कानून बनता है वो इंग्लिश में ही बनता है, ठीक है। तो इंग्लिश में लॉ इजी भी है, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है ना तो मैं अभी भी आज, भले ही आप हिंदी मीडियम है लेकिन फिर भी, क्योंकि और दूसरा कारण ये है, संगत असंगत विसंगत, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इतने सारे नाम हो गए, और उसमें क्या आएगा? रिलीवेंट और इररिलीवेंट, बस, ठीक है। तो दूसरा कारण ये भी है कि अगर मटेरियल की बात करें तो इंग्लिश में लॉ में मटेरियल बहुत उपलब्ध है, बहुत अच्छा उपलब्ध है। अच्छे अच्छे जितने भी राइटर हैं इंग्लिश में उपलब्ध हैं, हिंदी में थोड़ा सा कम है। लेकिन अब चीज़ें सुधर रही हैं पहले से, अब काफ़ी राइटर मार्केट में हिंदी में भी आ गए हैं। एक समय था हिंदी में कोई मटेरियल नहीं मिलता था, खासकर आईपीसी सीपीसी सीआरपीसी तो ठीक है, लेकिन जो माइनर होते थे लोकल लॉ, इन पर कुछ नहीं मिलता था। बेरेक्ट में पढ़ के चले जाओ, कुछ नहीं मिलता था बेरेक्ट के अलावा। ये भी एक कारण है। तीसरा कारण, देखो सारे कारण गिना रहा हूं, गिनते जाना। तीसरा कारण जो होता है वो ये होता है, हरियाणा दिल्ली, यहां तो टोटल इंग्लिश जुडिशरी है, ये जानते हैं ना आप, हरियाणा में इंग्लिश ही है ना, हाँ ये 2 स्टेट तो सिर्फ इंग्लिश में होता है, तो आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए है ही नहीं है ना, नहीं दे सकते, गलत है। भाषाई आधार पर ठीक है, पर उसके पीछे तर्क रहते हैं उनके, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए, सरासर गलत है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो बहुत ही मतलब एक लंबी चर्चा का विषय है, एक रिजर्वेशन, ये सब चीज़ें बहुत चर्चा का विषय है। तो तीसरा कारण जो मैं बता रहा था वो ये है कि फॉर एग्जांपल किसी हिंदी भाषी राज्य में चले जाएं हम, ठीक है। अब 1980, 1985, 1990 में एक श्रीमान जज बने थे, ठीक है। अब 2024 में उनसे कॉपी चेक करवा रहे हो आप, ठीक है। अब कॉपी कभी ऐसे भी नहीं दी जाती, ये पूछा है हाँ भाई इंग्लिश कैसी है आपकी, कोई भी जज ये कहेगा एडीजे मेरी तो खराब है मुझे मत देना, कहेगा क्या? नहीं कहेगा। कॉपी सबको दी जाती चेक करने के लिए। अब हिंदी मीडियम में, मतलब ये अंदर की बात है, ऐसे शेयर मत करना। अब हिंदी मीडियम में तो जो लिखा है जैसा आपको सब समझ में आ रहा है, क्लियर क्लियर, हट ये गलत लिखा है, ये काट दो। इंग्लिश मीडियम में
कुछ लिखते भी आजकल बच्चे ऐसे कर्सिव में, समझ में भी नहीं आता। 4 नंबर दे दो यार, हाँ ठीक है, प्रैक्टिकलिटी बता रहा हूं मैं आपको। क्यों? 0 भी तो दे सकता था। मेरे को समझ नहीं आ रहा 0, मुझे समझ नहीं आ रहा 0। वो बंदा जाएगा कोर्ट में, रिट फाइल करेगा, सर मैंने पूरे प्रोविजन लिखे हैं, मेरी कॉपी निकलवाओ। और कॉपी निकल गई हाई कोर्ट में तो जज साहब का क्या होगा? चली जाएगी। इसलिए रिस्क नहीं लेना। क्या करते हैं? एवरेज मार्किंग दे देते हैं। ये भी एक कारण है। तो हम क्या करें सर? सिलेक्शन नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? पहली बात, सारे प्रोविजंस में सही लिख रहा हूं लॉ के, ठीक है। राइटिंग, हैंड राइटिंग मायने करती है। मैं आपको फिर से बोलूंगा, हैंड राइटिंग मायने करती है। ये चीज लिख लो आप। क्या कहना चाह रहे हैं? सर मिस्टेक कौन सी? ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्लियर समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी ये तो टाइपिंग मिस्टेक होती है। ये बेरेक में टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, कुछ लिख रहे थे टाइपिस्ट नहीं दिया ध्यान, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, क्या बता रहा था, भूल जाता हूं मैं। क्या बता रहा था, क्या बता रहा था? हाँ, एवरेज मार्किंग। एवरेज मार्किंग तो बताइए, उसके बाद कुछ और बता रहा था। क्या बता रहा था? स्लिप हो गया, बताओ, याद दिलाओ। हाँ, यही बता रहा था। तो उसमें बस यही रहता है। मैं ये बता रहा था कि आपको क्या करना है, हैंड राइटिंग बता रहा था। यार याद नहीं दिलाते हो, मेरी याददाश्त का नाजायज फायदा उठाते हो आप लोग, ठीक है। हैंड राइटिंग की बात कर रहा था मैं। तो हैंड राइटिंग में क्या होता है, क्या मायने करती है सर? अच्छा अच्छा अच्छा, आपका कहना मतलब ये है कि इन्हें वॉयरिज्म की डेफिनेशन इन्हें भेजी है, हुएवर, ओनली मैन। अच्छा, राइटिंग, ओके, हुएवर, पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा पढ़ो उसको। आगे कहीं स्पेसिफाई किया है क्या वॉयरिज्म? क्योंकि ये आप आई थिंक बीएनएस वाला डाल रहे हैं, उसमें जो था वहां तो क्लियरली लिखा हुआ था। किसमें? आईपीसी में। वॉयरिज्म, वॉयरिज्म क्या बोलते हैं? दृश्य रतिकता। दृश्य रतिकता, किसी को प्राइवेट कृत्य में जो महिला लगी है उसको एक टक देखना, वॉयरिज्म, ठीक है। तो उनका कहना है कि सर हुएवर वर्ड है, उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा, पूरा देखो अंदर उसमें क्या है, ठीक है। अगर हुएवर है तो ओपन कर दिया, क्योंकि मेन का पर्पज होता तो जैसे आपका स्टॉकिंग वाला है, क्लियर लिखते हैं उसमें। सेक्सुअल हरासमेंट है, उसमें क्लियर लिखते हैं जो कोई पुरुष, रेप के केसेस क्लियरली लिखते हैं, ठीक है। जो कोई पुरुष लिखा है तो सिर्फ पुरुष, हुएवर, फिर उसमें कोई भी हमल आ जाएगा, ठीक है। तो हैंडराइटिंग की बात कर रहा था कि हैंडराइटिंग सर मायने करती है मेन आंसर राइटिंग में कि नहीं करती है, ठीक है। क्वेश्चन ये था, मैं कहूंगा करती है, ठीक है। कैसे करती है सर? हैंडराइटिंग मेरी बहुत ज्यादा खराब है, क्या मैं कभी भी जज नहीं बन सकता? बन सकते हो। इसका भी मेरे पास एक एग्जांपल है। शुभांशु ताम्रकार जी हैं, नाम वैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं लेना चाहिए, हैं एक जज साहब एमपी में, पर्सनली जानता हूँ उनको, कि राइटिंग ऐसी थी, ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे ने ऐसे 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 कर दिया। इतनी गंदी राइटिंग मैंने नहीं देखी, मेरी भी गंदी है नो डाउट, पर उनकी बहुत ज़्यादा गंदी थी। स्टिल ही इज अ जज नाउ। और सेकेंड अटेम्प्ट में, टाइम भी ज़्यादा नहीं लिया, सेकेंड अटेम्प्ट में ही जज हैं वो। तो कहने का मतलब ये है कि राइटिंग मायने रखती है, लेकिन सबसे ऊपर नॉलेज है, सबसे ऊपर नॉलेज है। डिफरेंस कितना आ जाएगा? आप 1 2 3 4 कॉपी चेक की, जो वैल्यू है उसने कॉपी चेक की, 4 कॉपी में बहुत ही एकदम प्रिंटेड वर्ड्स आ रहे थे, माइंड एकदम इतना अच्छा अच्छा सा हो गया उसका, अरे वाह, तुरंत पढ़ता जा रहा, राइट करता जा रहा है। 5वीं कॉपी आ गई आपकी, ये कटा है, फिर लिख दिया, फिर माइंड खराब हो गया उसका, अरे कौन है ये। अब फिर वही बात आएगी कि 0 तो दे नहीं सकता, कई कॉपी तो ये भी निकलवा सकता है कि सर राइटिंग खराब है तो लॉ बेकार है क्या? सेक्शन जो पूछा है वही लिखा है, 165 पूछा था, 165 देख लो, हाईकोर्ट जैसे पढ़वा लो, अगर वो नहीं पढ़ पाए तो मैं मान लूंगा, चली जाएगी नौकरी। तो 0 तो यहां भी नहीं दे सकते,
क्या करेंगे, लोड आएगा दिमाग पे, और जहां इंसान को लोड आता है ना, इंसान इरिटेट होता है, और कॉपी चेक करने वाला इरिटेट होगा आपकी कॉपी चेक करने में, तो उस इरिटेशन का नुकसान किसको होगा, आपको होगा ना। और नुकसान कितना, ऐसा नुकसान नहीं कर सकता कि जीरो दे देगा, ऐसा करेगा। सेम क्वेश्चन थे 1 2 3 4 पे, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले थे, बढ़िया अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखे, हिंदी मीडियम वाले की बहुत अच्छी राइटिंग होती है, लिखते चले जाते, तो यहां वो देता चला रहा था 6 6, आपको कहेगा बहुत है 4.5 4.25 ऐसे नंबर देते हैं, 4.75 ऐसे नंबर देते हैं, हाँ पॉइंट में नंबर देते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये कि इतना फर्क पड़ता है। तो चूंकि अभी आपके पास समय है तो कोशिश ये करो कि हैंड राइटिंग भी इंप्रूव करो, यदि खराब है तो, आजकल के बच्चों की वैसे अच्छी होती है, ठीक है, खराब है तो उस पर काम करो, ठीक है। अब अपन ने मोटिवेशन में थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, हाँ हाँ, रिवीजन का तरीका, सब्जेक्ट को कैसे मैनेज। देखिए रिवीजन का तरीका ये होता है, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, हमको प्री और मेंस, अब थोड़ी पढ़ाई की बात करते हैं, प्री और मेंस को दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए, ठीक है। जिन लोगों का, जिन स्टूडेंट का माइंडसेट ये रहता है कि सर एक बार प्री तो निकल जाए, मेंस तो कर लेंगे, लॉ ही तो है, ऐसा नहीं, वो माइंडसेट बहुत खराब है, बहुत हानिकारक है। प्री निकलने के बाद एकदम आप हेक्टिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो तैयारी हमेशा प्री और मेंस की साथ ही साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब आप, मेंस का मतलब क्या है, उसका नाम ही है क्या, मेंस, मेन मतलब मुख्य परीक्षा वही है, ठीक है, वही सिलेक्शन कराती है, प्रीलिम्स तो जस्ट क्वालिफाइंग है। प्री एग्जाम में कभी भी ये खुश नहीं होना चाहिए, अरे मेरे टॉप 10 में आए हैं, अरे मैंने टॉप कर दिया। प्री में टॉप करने से कुछ नहीं होगा, टॉप करना है तो मेंस में करो, क्योंकि सिलेक्शन जो आपका कराता है, आपको पता है भाई आपकी 3 स्टेज होती हैं, प्री होता है, मेंस होता है, प्लस आपका इंटरव्यू होता है, तो सिलेक्शन इन दोनों से होता है। ये क्या है, ये सिर्फ, हाँ ये छटनी है, ये छटनी हो जाती है, यूजलेस, ये बिल्कुल ऐसे हैं कि बस फॉर्म भर देते हैं यार, देखे तो देखते हैं कैसा है, वो सब यहां बाहर हो जाएंगे। जो यहां जो है ना, यहां एक एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटर है आपका, यहां नहीं थे, यहां पे सब कॉम्पिटिटर थे ही नहीं, जो बाहर हो गए सब कॉम्पिटिटर ही नहीं थे। लेकिन जो स्टूडेंट मेन प्री क्वालिफाई करके आए, एक एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटर है आपका, ठीक है, ये सिलेक्शन करवाता है। रिवीजन कैसे करें, सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें। देखो सब्जेक्ट में आपको क्या करना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं क्लास में, क्या चल रहा है सर, आईपीसी चल रहा है, ठीक है, घर पे जाके एमसीक्यूज किसके सॉल्व कर रहे हैं, टीपीए, ठीक है। आईपीसी एक बार हो जाने दो, फिर मैं उसको रिवाइज करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करूंगा। आईपीसी हो गया, फिर यहां पे एसआरए स्टार्ट हो गया, फिर आपने आईपीसी के एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दिए, इधर टीपीए के चल ही रहे थे, क्या हो गया, सब अचपच हो गया, ठीक है। सही तरीका एमसीक्यू सॉल्व करने का ये है, और इस तरीके से अगर आप करेंगे ना, तो मैं कहता हूं प्रीलिम्स आपका रुक नहीं सकता। सर मेंस आंसर कैसे लिखें, कंटेंट कहां से लिखें, यही समझ नहीं आ रहा, आएगा समझ में, सभी एक ग्रुप बना लो, 2 आवर्स मेंस लिखेंगे डेली। ग्रुप बनाना जरूरी है क्या, अपना अपना लिखो, ग्रुप पहले बना लेते हैं, व्हाट्सएप जो चल गया है ना उसका बड़ा ही, ठीक है, तो हाँ टाइम वेस्ट है। तो क्या कह रहे हैं, प्री में सिस्टम ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, सबके फंडे अलग हैं, मेरा बता रहा हूं मैं आपको। आईपीसी यदि आपका चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आईपीसी के हो गए आपके 2 चैप्टर, ठीक है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि घर पे जाके 4 से 5-6 घंटे जो पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, कुछ तो पढ़ोगे ना, तो उसमें टारगेट ये होना चाहिए कि पहला टारगेट मेरा ये है कि जितना क्लास में पढ़ाया वो मुझे सेम डे करना है, चाहे मैं खाना आधा घंटे लेट खाऊं अगर टॉपिक बड़ा है तो, ठीक है। जितना पढ़ाया है मैंने, या मैंने मतलब टीचर ने जितना पढ़ाया है वो आपको सेम डे कवर करना है, पहली प्रायोरिटी तो ये होनी है। रिवीजन, ठीक है, अब रिवीजन सर क्या करें, रिवीजन में पहले तो बेयर एक्ट पे कमांड हमेशा रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, है ना, एक स्टूडेंट है, नाम नहीं बताऊंगा, वो जब हम बेयर एक्ट पढ़ाते हैं तो बुलेट नोट पढ़ता है, और जब बुलेट नोट देखता है तो बेयर एक्ट पर नजर मारता है। मैंने उसको एक लाइन बोली थी कि बेटा 2 नावों में सवार होने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं,
क्या समझे? तो बेयरेक्ट ही मेन लॉ है, बेयरेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। रिवीजन क्या क्या करना है, आईपीसी पढ़ाया, चैप्टर 2 हो गए, चैप्टर 2 का बेयरेक्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। किसमें? मैं बता रहा हूं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 चैप्टर्स पढ़े, ठीक है, हमारे पास एक साइड में एक पेज रखो, ठीक है, उस पेज पे 2 चैप्टर जो मैंने रिवाइज किए हैं, उस रिवीजन में कुछ वर्ड्स में मेरे को डाउट आएगा, नो डाउट आना ही चाहिए, अगर आप एक्चुअली पढ़ोगे तो आएगा, ठीक है, उस पर नोट डाउन कर लो। इस सेक्शन पे सर ये वर्ड मुझे समझ नहीं आया, या ये सब सेक्शन, ये क्लॉज मुझे समझ नहीं आया, नोट डाउन करो, उसको हटा के अलग रख दो। ये कल जब क्लास में जाएंगे तब मैं सर से पूछूंगा या पूछूंगी, ठीक है। फिर क्या रिवाइज करें सर? फिर आपको यहां से बुलेट नोट, बुक्स, जो भी मटेरियल मिलता है, दोनों मिलते हैं, ठीक है। 2 चैप्टर तक में उसमें क्या लिखा है, क्योंकि यहां पर बेरेट पढ़ाया गया होगा, कुछ टीचर ने नोट डाउन करवाया होगा, पहली प्रायोरिटी वो, उसको पढ़ लो। फिर देखो कि बुलेट नोट में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल सकती हैं, क्योंकि जनरली होता ही है कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई चीज बुलेट नोट में लिखी होती है तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं। रिपीटेशन क्यों करना है, टाइम वेस्ट होगा, लिखा तो है, समझा दिया, लेकिन वहां पे लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ये रिवीजन हो गया, टीचर ने जो क्लास नोट लिखा है वो रिवीजन हो गए, फिर बुलेट नोट या बुक जो दी गई है वो प्रेफर करो। उसके बाद में कोई अच्छी कमेंट्री होनी चाहिए आपके पास, हर बुक की, हर सब्जेक्ट की कमेंट्री बुक होनी चाहिए। सर सेक्शन भूल जाते हैं, करंट का मेंस कहाँ से लिखें ये भी समझ नहीं आ रहा, सीपीसी ने ही नहीं आती, बाकी और सब में दिक्कत नहीं है। सीपीसी का कोई आइडिया दो सर। सीपीसी तो अभी सर पढ़ा रहे हैं ना, सीपीसी तो बहुत अच्छे टीचर हैं, वो बढ़िया पढ़ा रहे हैं। हाँ, वो डेट उनसे पूछना कि सर ये इशू है, बताएंगे, ठीक है। तो क्या समझ में आया आपको, कैसे रिवीजन करना है, आया समझ? सबसे पहले आके बेरेक्ट पे कमांड, जितना पढ़ा है उतना, ठीक है। उसके बाद में क्लास नोट, उसके बाद में बुलेट नोट या बुक्स, उसके बाद में कमेंट्री नोट यदि कोई है। फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हैं आईपीसी, तो आईपीसी में कौन सी बुक रेफर करते हैं आप लोग? है ही नहीं अभी, है? हाँ, एस.एन. मिश्रा अच्छी बुक है ना, स्टूडेंट के हिसाब से अच्छी बुक है। और डीप में जाना चाहते हैं और मोटी बुक पढ़ना चाहते हैं, सर डिटेल पढ़ना, इतना वैसे अभी आपको जरूरत नहीं है, तो एक रतनलाल धीरेलाल की आती है, R&D है ना, रतनलाल धीरेलाल, 2 रटे हैं, वो पहले इंग्लिश में ही आती थी, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब वो हिंदी में भी आने लग गई। स्टूडेंट एडिशन अलग आता है, एडवोकेट एडिशन अलग आता है, तो कभी लो तो स्टूडेंट एडिशन लेना, ठीक है। बाकी एस.एन. मिश्रा मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, सफिशिएंट है आईपीसी के लिए, ठीक है। तो अब क्या करें, अब एस.एन. मिश्रा में भी हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए। अब एक बात बताओ मुझे, क्या कोई भी ऐसी चीज है जो यहां से रह जाएगी इस 2 चैप्टर में से? बताइए। बाय द वे बेरेक्ट में तो ठीक है, एक लिमिटेड वर्जन रहता है, उसके बाद टीचर ने हमको लिखा दिया, बाय द वे टीचर से कोई चीज छूट गई तो बुलेट नोट में मिल जाएगी, बुलेट नोट से भी छूट गई तो यहाँ की बुक में मिल जाएगी, वहां से भी छूट गई तो कमेंट्री बुक में तो मिल ही जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, हुआ कि नहीं हुआ ये, ठीक है। हाँ, सोर्सेज बहुत हैं आपके पास, पढ़ने का टाइम निकालना पड़ेगा ज्यादा, सोर्सेज बहुत हैं, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद अब क्या करना, ये तो हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी अच्छी कर ली। क्या कर ली हमने? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर ली। बेरेक्ट, बसंती लाल, हाँ बसंती लाल भी है, और आपका टीपी त्रिपाठी आती है हिंदी मीडियम में, टीपी त्रिपाठी, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल कमेंट ये पर स्टूडेंट एडिशन के हिसाब से, ठीक है, टीपी त्रिपाठी। हाँ, 1 जुलाई के बाद से जो भी वैकेंसी आएगी ना, अब आप लोगों के तो बीएनएस पे और नए लॉ पे ही फोकस करना है, क्योंकि जो भी अपकमिंग वैकेंसी आएंगे उसमें नया कानून ही पूछा जाएगा, मान के चलो आप, कोई भी स्टेट हो सब में वही आएगा, आप मान के चलिए आप। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं, नए लॉ पे तो कानून, नए लॉ पे तो आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए अभी से। सर कोई गाइड भी बता दीजिए, गाइड में आप जो है देखो, कोई स्टैंडर्ड गाइड नहीं आती हिंदी में, पहली बात तो ये है, कोई भी ऐसी स्टैंडर्ड गाइड नहीं है जिसको आप बिल्कुल आइडेंटिकल मान के फॉलो कर पाओ, ठीक है। परीक्षा मंथन रेफरेंस के लिए ले सकते हो, ठीक है, परीक्षा मंथन आती है रेफरेंस के लिए ले सकते हो, बट बहुत ज्यादा वो नहीं है कि एकदम आप बिल्कुल बेस्ड हो जाओ। देखो एक बात आप समझना, एक लाइन जीवन में हमेशा याद रखना, जुडिशरी के रिगार्डिंग भी और जनरली बता रहा हूं कि प्रिपरेशन और तैयारी में अगर आप बात करो तो मेहनत हमेशा आपने जो रातें काली की है ना वही काम आएगी, खुद से जो मेहनत की है वही काम आएगी। दुनिया भर की बुक खरीद लेना,
दुनिया भर के सर मैंने इसके भी नोट्स लिए ले लिए हैं, सर मैंने इस कोचिंग के नोट्स लिए हैं, सर मेरे पास दोस्त जजेस सिलेक्टेड जजेस के नोट्स हैं, मेरे पास एक इतने बड़े कार्टन भर के रखे हुए हैं, उसमें 3-4 तो सिलेक्टेड जजेस के हैं, कॉपी निकलवाई हुई जो आरटीआई से निकले वो कॉपी रखी है मेरे पास, सिलेक्टेड जज हैं उनकी कॉपी लिखी हुई रखी है, नहीं आते काम। गाइडेंस के लिए, मार्गदर्शन के लिए ठीक है, लेकिन जब आप खुद से जब लिख के नोट्स तैयार करोगे ना, तो ये मान के चलो आपको नोट्स तो आपको हर सब्जेक्ट के तैयार करना ही चाहिए खुद से, ठीक है। मेंस पे आते हैं सर, मेंस सबसे बड़ी दिक्कत देता है, मेंस तैयार कैसे करें, ठीक है। समय है क्या हो गया? 3 मिनट है, चलो 3 मिनट में जल्दी से बता देता हूं। इसके बाद किसकी क्लास है? इकोनॉमिक। कितने बजे से? 11:30 से या 11:45 से? 11:45 से, ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है। अब मेंस पे देखिए, एक आंसर राइटिंग की शुरुआत करते हैं, कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, या कोई भी आप ऐसे राइटिंग करते हैं, कोई वक्तव्य देते हैं, मेरा ऐसा मानना है हर किसी के 3 भाग होते हैं। पहला प्रारंभिक, जिसको मैं इंट्रोडक्टरी या इंट्रोडक्शन भी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका मुख्य भाग, और तीसरा आपका होता है क्या? निष्कर्ष होता है, ठीक है। आंसर में भी यही फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर आया, लिखेंगे उत्तर क्रमांक 4, फिर यहां लिखेंगे प्रस्तावना, इंग्लिश वाले लिखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन बताएंगे। ये सरासर गलत तरीका है, बिल्कुल गलत तरीका है। आपको इंट्रोडक्शन बताना है, लेकिन इंट्रोडक्शन वर्ड नहीं लिखना है, आए समझ? इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है, सीधा उत्तर क्रमांक ये, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, जैसे रेस जुडिकेटा सिविल की बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि सीपीसी में, जैसे रेस जुडिकेटा आ गया सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि रेस जुडिकेटा होता क्या है, आप क्या समझते हैं, जो भी टॉपिक आया। फॉर एग्जांपल क्रिमिनल में बात करें, रिमांड आ गया, क्रिमिनल में बात करें, एफआईआर आ गया, एफआईआर क्या होती है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि एफआईआर को बीएनएसएस या सीआरपीसी था पहले, कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन सरल शब्दों में एफआईआर को इस प्रकार समझा जा सकता है कि अपने शब्दों में 2 लाइन में आप इंट्रोडक्शन दीजिए कि जिस टॉपिक को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जिस टॉपिक को मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बारे में मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ही तो वो चेक कर रहे हैं ना। एफआईआर क्या है आपसे बेहतर वो जानते हैं, ठीक है। आप कितना जानते हो ये उनको चेक करना है। तो इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कराओ पहले, लेकिन इंट्रोडक्शन हेडिंग कभी मत बनाना, ध्यान रखना, कभी भी नहीं बनाना किसी भी स्टेट के एग्जाम में, ठीक है। जब आपने हेडिंग दे दी, उसके बाद में आपने, उसके बाद फिर आप क्या लिखेंगे, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई लीगल मैगजीन एग्जिस्ट करती है और आपको याद है, क्योंकि लीगल मैगजीन क्या बताती है, उस टॉपिक का उद्देश्य बताती है। क्या उस टॉपिक का क्या बताती है? उद्देश्य बताती है। जैसे कि आपको सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी बात करो तो 3 मैगजीन पे बेस्ड है वो, ठीक है कि नहीं? कौन सी है वो, मैं तो याद भूल जाता हूं। वो उसका जो कॉन्सेप्ट है ना कि राज्य का हित मुकदमेबाजी के अंत में है कि नहीं? तो यदि आपको मैगजीन याद आ रही है, मैगजीन लिख दो, क्योंकि मैगजीन से आप क्या बता रहे हो, एक तरीके से आपने उद्देश्य बता दिया उस टॉपिक का कि ये टॉपिक है क्यों, पर्पस क्या है। तो जनरली मैगजीन में पर्पस छुपा होता है, इसका मतलब ये, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करो, मेन कानून बताओ, ठीक है। सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी या सेक्शन 154 या 173 ऑफ बीएनएसएस में एफआईआर में प्रोविजन किए गए, सीपीसी में प्रोविजन किए गए। हाँ, टॉपिक की हेडिंग डाल सकते हैं, बिल्कुल हेडिंग डाल सकते हैं। जैसे आप कोई टॉपिक लिख रहे हैं ना, तो हेडिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये इंट्रोडक्शन और ये ऐसे टॉपिक हेडिंग नहीं। जैसे पता चले लास्ट में आप लिख रहे हो निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखना है, लेकिन निष्कर्ष हेडिंग नहीं डाल रहे। और निष्कर्ष बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे राइटिंग नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आंसर राइटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, इंट्रोडक्शन हो गया, मैगजीन यदि है तो वो लिख दिया, उसके बाद मेन लीगल प्रोविजन लिखो, सेक्शन 11 जो आता है वो लिखो, सेक्शन 11 में ये कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको बोलूंगा, कुछ लोग हाँ इंटरेस्ट रिपब्लिक एट सेट फिनिश लिटियम, देखिए बता दिया, वेरी गुड, ठीक है, ये मैगजीन है। तो उसका क्या लिखना है आपको, लीगल प्रोविजन लिखना है। होता क्या है रेस जुडिकेटा, लीगल प्रोविजन सेक्शन 11 में किए गए हैं। और इसमें एक चीज और बताऊंगा, जहां तक पॉसिबल है, मैं आपको रट्टू बनने की नहीं कह रहा हूं बिल्कुल, लेकिन जहां तक
पॉसिबल है। जब आप लीगल प्रोविजन दे रहे हो ना कि धारा 11 इस प्रकार है, तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि वर्डिंग बेयर एक्ट की आए। देखो फिर से बोलूंगा, टेंशन नहीं लेना है, नहीं आ पाए घबराना नहीं, अच्छा है बढ़िया है, लेकिन मैं बताता हूं, मैं हमेशा एक अपर लेवल की बात बता रहा हूं। आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि 11 की लैंग्वेज मेरी ऐसी पकड़ में हो कि पढ़ते 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 एकदम खुश हो जाओ। इसके पीछे तर्क देता हूं मैंने ऐसा क्यों कहा। इसके पीछे तर्क ये है, क्लास 10th में करते थे वो तो, हाँ इसीलिए नहीं करना है वो निष्कर्ष वाला वो, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि क्यों बेरेट की लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी कॉपी चेक करते हैं ना, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं ना, उनको मॉडल आंसर दिए जाते हैं कुछ चेक करने के लिए, ठीक है। मॉडल आंसर में उनको क्या दिया जाता है पता है आपको? मॉडल आंसर ऐसा नहीं दिया जाता कि आपको एस.एन. मिश्रा की बुक दे दी, या उन्हें दे दी आपको क्या कि भाई आपको जो है परीक्षा मंथन की गाइड दे दी, इसमें से मिला मिला के चेक कर लो। उनको पता क्या दिया जाता है? उन्हें क्या, अगर क्वेश्चन आया है एग्जाम में रेस जुडिकेटा, तो सेक्शन 11 बेरेट की फोटोकॉपी करवाई जाएगी और दे दी जाएगी उनको। तो उनके पास क्या है? बेयर एक्ट है। तो जो व्यक्ति वहां देख रहा है, अच्छा हाँ, क्योंकि देखो सीधी सी बात, जजेस से हम उम्मीद नहीं करते कि एग्जैक्ट वो उनको पूरा का पूरा याद हो, ऐसा उम्मीद नहीं करते, ठीक है। तो क्या होगा वहां पे? बेरेक्ट जो उसको बगल में दिख रहा है, जो वहां पढ़ रहा है, अगर वही लैंग्वेज उसको यहां मिल जाएगी तो अच्छा फील होगा उसको, वो अच्छा फील होगा तो अच्छे नंबर देगा, है ना। तो कोशिश ये करना चाहिए। फिर मैं बोलूंगा हार्ड एंड फास्ट रूल मत बनाना, नहीं पता चले सर इसके बाद क्या था कि की थी भूल गई, सर ने बोला था वही लैंग्वेज लिखनी है, रटना नहीं है, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि बेरेट की लैंग्वेज पे ज्यादा से ज्यादा पकड़ बना पाओ फॉर मेन आंसर राइटिंग। ये मैं अपने मन से बताया, ये सिलेक्टेड जजेस से भी कई बार बात हुई है, तो आप भी कभी भी किसी भी स्टेट के सिलेक्टेड जैसे बात कर लेना, अगर आपकी कोई पहचान में हो तो एक ही बात बोलेंगे, बेरेट पे फोकस, बेरेट पे फोकस, ठीक है। तो बेरेट की लैंग्वेज पे आपको पकड़ बनानी है। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सर क्या लिखेंगे? उसके बाद क्या होगा? आप ओपन हैं, इतना लिख लिया ना, इसके बाद आप ओपन हो। ओपन कैसे कि सर उसमें कुछ भी लिख दें क्या? नहीं, कुछ भी नहीं लिखना। फिर उसके बाद क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो लिखो ना। क्वेश्चन ने क्या पूछा? हो सकता है उसने पूछा था भाई एफआईआर से आप क्या समझते हैं, एफआईआर का साक्ष्यिक मूल्य बताइए। या सीपीसी में जाएंगे तो भाई सीपीसी से आप रेस जुडिकेटा क्या समझते हैं, रेस जुडिकेटा और रेस सब जुडाइस में डिफरेंस बताइए, सेक्शन 10 और 11 में, ठीक है। क्या रेस जुडिकाई कार्रवाई, क्या रेस जुडिकेटा या आपका क्या बोलते हैं प्रांग न्याय निष्पादन कार्रवाइयों पर लागू होता है या नहीं होता है, वो बताइए, ठीक है। जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना वो बताना है। लास्ट में आपने जो बातें लिखी हैं उनको क्यों लिखा, 2 लाइन में, बिल्कुल बड़ा 1.5 लाइन 2 लाइन में उसको समराइज कर दो कि भाई ऊपर जो है वो ऐसा ऐसा इसलिए हमारे हिसाब से, उसको समराइज कर दो, लेकिन निष्कर्ष हेडिंग मत डालना कभी भी। इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे ना, कहां जाएगा क्वेश्चन सीधे। अच्छा दूसरी बात, जब आंसर आप तैयार कर रहे हो ना, आंसर तैयार करना, घर पे नोट्स बनाना और एग्जाम हॉल में लिखना 2 अलग अलग चीजें हैं। जब आप लिखोगे रेस जुडिकेटा तैयार करो, रेस जुडिकेटा के सारे डायमेंशन लिखोगे, रेस जुडिकेटा क्या होता है, उसकी आवश्यकता तो क्या, 10 से क्या डिफरेंस है, क्या निष्पादन कार्य में लागू होता है, कोर्ट की सक्षमता कैसे डिसाइड करते हैं, क्या रेस जुडिकेटा वादी और प्रतिवादी के बीच भी लागू होता है, क्या रेस जुडिकेटा प्रतिवादियों के बीच में लागू होता है, ये चीज है कि नहीं, ये आती है कि नहीं, सेक्शन 11 आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो क्या रेस जुडिकेटा रेट कार्रवाइयों पर भी लागू होता है। अब ये सारे के सारे डायमेंशन तो आएंगे नहीं एग्जाम में, कुछ 1-2 पॉइंट पूछेगा, लेकिन जब नोट्स बनाएंगे तो क्या करेंगे, सारे तैयार होना चाहिए ना, बस उसमें से हम समराइज कर देंगे, एग्जाम में जो पूछा जाएगा बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है स्टूडेंट का बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि सर कितने पेज लिखना चाहिए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट बहुत पूछते हैं। आपको क्या लगता है कितने पेज लिखना चाहिए? देखो सर केस कितने लिखने होते हैं, आ गया देखो, देखो यही मैं फिर बताऊंगा, एक लास्ट टॉपिक बता रहा हूं, अपना मोटिवेशन थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए कोई बात नहीं। तो पेज की अगर मैं बात करूं ना, तो पेज का पहली बात तो ये, कोई भी हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला मत बनाइएगा, ठीक है, कि सर 3 पेज लिखने हैं, 5 लिखने हैं, 2 ही लिखने हैं, 1 ही लिखना है, ऐसा कोई, ठीक है। तो 2 प्रकार की कॉपी मिलती है आपको। कुछ स्टेट में कॉपी आपके लिए ओपन है, जितना मन करे लिखो,
1 2 4 6 सप्लीमेंट्री जितनी लेनी है ले लो, देंगे वो। लेकिन कुछ स्टेट में क्या होता है, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया 2 पेज दे दिया आपको, इसमें ही समराइज करना। अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ का एग्जाम हुआ है अभी 25 तारीख को, छत्तीसगढ़ मेंस, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड देने गई थी तो उसने बात हो रही थी तो बता रही थी कि पहले ऐसा ओपन था चाहे इतनी सप्लीमेंट, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, समराइज कर दिया। जजमेंट आपको उन्होंने एक सिविल के जजमेंट के 10 पेज दे दिए या 20 पेज, इतने में लिखना है, ठीक है। तो अगर पहले वाला ऑप्शन है कि लिखने के लिए कोई लिमिट नहीं है, चाहे जितनी कॉपी ले लें, ठीक है, तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए हाँ 80 शब्दों में तो 80 शब्द लिखो, कॉपी नहीं, हाँ प्लेन नहीं होती, लाइनिंग वाली मिलती है, जैसे आप लिखते हो ना रजिस्टर वैसी लाइनिंग वाली कॉपी मिलती है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे आप लिखना कैसे चाहिए भाई, पेज कितने होने चाहिए, तो देखो माइंडसेट हमारा सबसे पहले आप ये बनाइए कि जो क्वेश्चन में पूछा है पहली रिक्वायरमेंट वो होनी चाहिए, ठीक है, जो पूछा है वो लिखिए। और जिस भी स्टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो पैटर्न आपको पूरा कवर होना चाहिए, वो पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि इस स्टेट में इतने इतने नंबर के इतने इतने क्वेश्चन आते हैं। तो कैलकुलेशन घर पे ही लगा के जाओ, वहां मत लगाने बैठना, घर पे ही लगा के जाओ, जो पूरा कैलकुलेशन कर लिया। फॉर एग्जांपल, ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 100 नंबर का पेपर है, 10 नंबर का एक आता है, फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन लगा लो पूरा टाइमिंग से, टाइमिंग कितना दे रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे, तो आपने जो कैलकुलेशन लगाया, कैलकुलेशन निकल के आया किसी पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम के लिए, आपको एक क्वेश्चन लिखने के लिए 10 मिनट मिल रहे हैं मैक्सिमम। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कितने मिल रहे हैं, 10 मिनट मिल रहे हैं एक क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है। अब जो चीजें पूछी, क्वेश्चन में 2-3 चीजें पूछी गई थी, वो मेरी हो गई हैं 8 मिनट में, ठीक है, 8 मिनट में। अब इसके 2 कारण, पेपर आप पहले पढ़ लेते हो, पूरा पढ़ना ही चाहिए, 5 मिनट पेपर पढ़ने में लगाना चाहिए शुरुआत में, ठीक है, हाँ बस 1 मिनट 5 मिनट लगाना चाहिए ना पेपर पढ़ने में, ठीक है। तो यहां पे क्या करना चाहिए, अब ये जो 2 मिनट बची हैं इसका आप क्या कर सकते हो, इसका 2 जगह यूज कर सकते हो। नंबर 1, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उसमें कुछ चीजें ज्यादा पूछ ली हैं और आप 10 मिनट में नहीं लिख पा रहे हो, तो यहाँ के 2 मिनट आप यहाँ यूज कर सकते हो। नंबर 1, आपने क्वेश्चन का पहले ही आइडिया लगा लिया, जब तैयारी करोगे ना इतना आइडिया हो जाएगा, ये मैं लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, गिवन टाइम में हो जाएगा। तो या तो ये, अगर ये क्वेश्चन कुछ बड़ा है तो मैंने ये 2 मिनट जो बचे हैं मैं इसको यहाँ लगा दूंगा, भाई मैं अपने हिसाब से एडजस्ट करूंगा ना टाइम तो। लेकिन लग रहा है नहीं, सब क्वेश्चन ठीक ठीक हैं, एवरेज हैं, 10 मिनट के अंदर वाले हैं सारे, यहाँ मेरा 8 मिनट में हो गया। अब इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास है दे दो। केस लॉ, कोशिश करो हर क्वेश्चन में, अगर याद आ पा रहा है 1 से 2 केस लॉ लिखो, कम से कम 2 केस लॉ लिखो। केस लॉ से फर्क पड़ता है, नो डाउट पड़ता है। एग्जाम्पल, उदाहरण देखो, केस लॉ किसी क्वेश्चन में ये लिखा था निर्णीत वादों की सहायता से बताइए, ठीक है, तो वहां तो मैंडेटरी है, लिखना ही पड़ेगा आपको, नहीं लिखोगे 1-2 नंबर कटेंगे पक्का है, ठीक है। लेकिन लिखा नहीं है कि निर्णीत वादों की सहायता से बताइए, तो केस लॉ आप लिखो ना लिखो अच्छी बात है, लेकिन लिख दोगे तो प्लस पॉइंट है, नंबर 1। लेकिन सर याद नहीं आ रहा, क्या करें, तो क्या करो, कॉन्सेप्ट तो समझते हो ना आप, अपने मन से एक एग्जाम्पल बनाओ, उदाहरण। मैं सही बता रहा हूं आपको, अगर जो कॉन्सेप्ट है आपका उदाहरण उस कॉन्सेप्ट पे यदि एग्जैक्ट सेट हो गया ना, तो कॉपी चेक करने वाला बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि इससे ना, क्योंकि वो जो है वो सब लिख के आएंगे, क्योंकि कुछ रट के लिख के आएंगे, याद कर लेते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन ये और ये भी, ये उदाहरण भी वो वाला है जो बेरेक्ट में नहीं लिखा है, बेरेक्ट में लिखा है वो तो रटा है, कुछ रट के भी लिख सकता है, ये आपने मन से बनाया, इससे खुश हो जाएगा वो कि इसका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लिख नहीं रहा है, ये समझ भी रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल मन से वही बना पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो प्रायोरिटी केस लॉ भूल गए हैं, कोई बात नहीं, एक उदाहरण तो जरूर लिख के आइएगा, ठीक है। चीजें बहुत सी थी बताने को मेरे पास इसमें, पर थोड़ी मोटिवेशन वाली लंबी हो गई, कोई बात नहीं, फिर कभी ऐसी क्लास लगाएंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है।